आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ वो है डिमांड, सप्लाई और कंज्यूमर बिहेवियर। इसका पूरा पूरा आज जो हम डिवीजन करेंगे और फिर इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा पूरा बेस्ड इसी पे है कि हम डिमांड, सप्लाई और यूटिलिटी का रिवीजन करेंगे। जो भी हमने टोटल 10 लेक्चर लगा के, 11-12 लेक्चर लगा के जो भी हमने पढ़ा था उसको पूरा आज क्रक्स करेंगे। मतलब आज इसको समझेंगे एक बार दोबारा से और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने नोट्स निकाल लो सब लोग। हाँ जी, निकाल लीजिए। जो मैंने सारे लिखवाए हुए नोट्स अपने सामने रख लो। रख लिए सबने? यस सर। यस एवरीवन, सर। जो भी मैंने यस सर। लिखवाया हुआ है सब अपने नोट्स अपने सामने रख लो, और जो भी मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं प्रिंटेड वो भी अपने सामने रख लो, ताकि हम साथ साथ डिस्कस करते जाएं और एक एक टॉपिक पे डाउट्स लेते जाएं। अगर किसी का कोई डाउट हो तो मेरे को टोकना बीच में, नहीं तो हम आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे, साथ साथ आपके साथ बातचीत करते जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने बातचीत की थी थ्योरी ऑफ डिमांड। क्या होता है बताइए थ्योरी ऑफ डिमांड? एनीवन? क्या होता है थ्योरी ऑफ डिमांड? थ्योरी ऑफ डिमांड के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है? डिमांड का मतलब क्या? बेसिकली हमने डिस्कस किया था डिमांड कैसे बनती है। मुझे चीज कोई अच्छी लग रही है, क्या वो डिमांड है? बताइए, क्या वो डिमांड है? नहीं। बट अगर वो मुझे चीज अच्छी लग रही है, मुझे समझ आ रही है, मुझे खरीदनी चाहिए और मैं उसके पैसे पे करने के लिए रेडी हूँ, तो ही वो क्या था? डिमांड था। तो बेसिकली डिमांड कितनी चीजों से मिलकर बनी थी? खाली आपकी वांट्स या डिजायर आपकी डिमांड नहीं होती है। इसके लिए आपके पास एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे दोनों चीजें होनी चाहिए। आपके पास पैसे भी होने चाहिए। मुझे ऑडी पसंद है बट मैं परचेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो नेचुरल सी बात है वो मेरी डिमांड नहीं है। बट मुझे एक बड़ी कार वो पसंद है, मेरे पास एबिलिटी टू पे भी है और मैं पे करना चाहता भी हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर मेरे पास डिजायर है और मैं पे करने की हिम्मत रखता हूँ पर पे नहीं करना चाहता, तो वो डिमांड नहीं है। बट अगर मेरे पास डिजायर है, पे करने की हिम्मत भी है और पे भी करना चाहता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड। तो डिमांड कितनी चीजों से मिलकर बनी थी? हाँ जी, सबके सामने रखा है हमने। डिमांड कितनी चीजों से मिलकर बनी थी? ऑब्वियस है, डिजायर, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू विलिंगनेस टू पे। पे। इससे पहले हमने एक छोटी सी डेफिनेशन भी इकोनॉमिक्स की लिखी थी अपने लिए, कि इकोनॉमिक्स क्या होता है? टू फाइंड द प्रॉब्लम एंड टू मेक द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, वो सारा के सारा किससे रिलेटेड है? प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना और उनका सोल्यूशन निकालना ही हमारे पास क्या होता है? इकोनॉमिक्स। तो डिमांड हमने पढ़ा। उसके बाद डिमांड में हमने आपके साथ डिस्कस किया था डिमांड को एक्सप्रेस किस तरह करते हैं हिमांशु? कितनी चीजों में एक्सप्रेस करते थे? कोई भी डिमांड है तो 3 चीज में सर, हमारा क्वांटिटी, प्राइस और टाइम में। ऑब्वियस है, जब तक हम उसको, हम हमारे पास विलिंगनेस टू पे भी है, बट हम उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? हम जाके उसकी उतनी क्वांटिटी डिमांड करेंगे और इसके साथ साथ हम उसका प्राइस डिसाइड होगा और इसके साथ साथ प्लेस, कब हम उसका पैसा पे करने के लिए रेडी होंगे। एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एट ए गिवन प्लेस और एट ए ऑब्वियस ए पर्टिकुलर क्वांटिटी ही हमारी क्या कहलाएगी? डिमांड। मैंने डिमांड कर ली, विलिंगनेस टू पे है, ऑब्वियस है मैं पे करना चाहता हूँ पर पे करने नहीं गया, कोई क्वांटिटी नहीं बताई, कोई प्राइस नहीं दिया, कोई प्राइस फिक्स नहीं किया, कोई प्लेस फिक्स नहीं किया, तो ऑब्वियस है वो डिमांड नहीं है। तो डिमांड को एक्सप्रेस करने की भी तीन चीजें थी, तो ऑब्वियस है कौन कौन सी? क्वांटिटी, प्राइस और टाइम। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिमांड। डिमांड आपके पास डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है, डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज समथिंग मोर देन द परचेज। ऑब्वियस है, डिजायर इज एलिमेंट ऑफ वन एलिमेंट। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि डिजायर एक वन एलिमेंट है और उस तब तक पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक आप उसकी परचेजिंग पावर नहीं रखते हैं, आपके पास एबिलिटी टू पे नहीं है और विलिंगनेस टू पे नहीं है। खाली आपकी डिजायर होने से डिमांड बनती नहीं है। तो जब आपके पास ऑब्वियस है आपके पास विलिंगनेस टू पे भी है और एबिलिटी टू पे भी है, तो ही आपके पास वो क्या करेगी? इट इज कंस्टिट्यूट ए डिमांड। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था व्हाट डिटरमाइंस द डिमांड। क्या क्या डिटरमाइन करता है? देखिए कौन कौन सी चीजें डिटरमाइन करती हैं डिमांड को। सबसे बड़ा फैक्टर है डिमांड के ऊपर बच्चों, प्राइस। ऑब्वियस है, खुद सोच के देखो, प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिमांड के ऊपर। हाँ जी बताइए, प्राइस हमारे ऊपर इंपैक्ट आता है ना। जब प्राइस कम होता है किसी चीज का तो हम ऑटोमेटिकली ज्यादा खरीदना चाहते हैं, जब किसी चीज का प्राइस ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली हम कम खरीदना चाहते हैं। तो हमने डिस्कस किया था प्राइस कैसे इंपैक्ट डालता है। सेट्रस पेरिबस। सेट्रस पेरिबस का मतलब क्या होता है आस्था? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। कहता है सारी चीजें कांस्टेंट है, हमारा टेस्ट भी नहीं है उस चीज में, हमारी हैबिट्स भी नहीं है वो, हमारा प्रेफरेंस भी नहीं है, हमारे लिए वो इतना नेसेसरी नहीं है। बट फिर उसके बाद अगर प्राइस बढ़ जाए तो हम नेचुरल सी बात है कम डिमांड करेंगे, और अगर प्राइस कम हो जाए तो नेचुरल सी बात है हम ज्यादा डिमांड करेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं हम? प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो सेट्रस पेरिबस मतलब, सेट्रस पेरिबस का मतलब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? हैबिट कांस्टेंट, टेस्ट प्रेफरेंस कांस्टेंट, और इसके साथ साथ अदर थिंग्स जो इंपैक्ट डाल रही है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या कोई भी और चीजें हमारे ऊपर जो इंपैक्ट डालती है, वो सब कांस्टेंट है। कहता है तब प्राइस बढ़ जाए तो वो ना ही वो हमारे प्रेफरेंस में आता है, तो नेचुरल सी बात है तब हमारी डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम हो जाए तो हमारी डिमांड ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हमने दो डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था, और आपके पास अब इसमें इसके साथ साथ पहले ये डिस्कस किया था, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। उसके बाद मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था आपके साथ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखिए दो तरह की गुड्स होती हैं, एक होती है सब्स्टिट्यूट और एक होती है, बताइए कौन सी? कॉम्प्लीमेंट्री। कौन कॉम्प्लीमेंट्री। सी होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स? ऑब्वियस है जिसको एक जगह से दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। टी और कॉफी
क्या है, सब्स्टिट्यूट है, बताइए। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, पेट्रोल या ऑब्वियस है डीजल या कार, ऑब्वियस है फ्यूल जो हम यूज करते हैं कार के अंदर, या इंक और पेन, वो हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ओ सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक और भी हमने डिस्कस किया था इसके साथ 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 सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने पेप्सी कोक का एग्जांपल भी लिया था, और हमने इसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में फोन और सिम का एग्जांपल भी लिया था। जैसे मैंने बताया था, सिम के बिना फोन चल सकता है, नो सर। नो सर। और फोन के बिना सिम, नो ऑब्वियस है खाली सिम सर। किसी काम की नहीं, खाली फोन किसी काम का नहीं, दोनों ऑब्वियस एक दूसरे के काम आते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री में काम आता है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट का हमने एग्जांपल भी लिया था, याद होगा सबको, टी का प्राइस 10 लिया था, ऑब्वियस है कॉफी भी 10 ली थी, तब 100 दोनों की डिमांड चल रही थी। फॉर एग्जांपल टी का प्राइस की जगह कॉफी का प्राइस डाउन हो गया, तो लोग कॉफी की डिमांड करने की बजाय ज्यादा करने लगे और टी को छोड़ने लगे, तो 150 पे कॉफी पे पहुंच गए। अब ऑब्वियस है कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो टी की डिमांड बढ़ गई। तो कैसा रिलेशनशिप बनाया था, इस चीज हमने एक कॉपी भी किया था, कहां से उठाया था, देखिए सबसे ये चीज उठाई हुई है हमने, दिख रहा है सभी को, हाँ जी, ये चीज उठाई हुई है, किसकी डिमांड है, टी की, और कॉफी का क्या है बताइए, प्राइस है। तो क्या बन रहा है बताइए, कैसा रिलेशनशिप है, वो 10 वो 100 था, 10 से 5 आया, जैसे ही कम हुआ उसका भी ऑब्वियस है डिमांड कम हो गया, जैसे ही 5 से 15 हुआ, ऑब्वियस है क्योंकि ऑब्वियस है इसका प्राइस कॉफी का कम हुआ तो इसकी डिमांड बढ़ गई, लोग टी को छोड़कर कॉफी पे आ गए। जैसे ही प्राइस कॉफी का बढ़ा तो नेचुरल सी बात है लोग कॉफी को छोड़कर टी पे चले गए। तो इनका रिलेशनशिप कैसा होता है, बताया था डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप होता है बच्चों, कैसा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप, जो सीधा रिलेशनशिप है, जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है डिमांड भी कम हो रही है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप मतलब आपके पास प्राइस ऑफ कॉफी और डिमांड ऑफ टी, या प्राइस ऑफ टी डिमांड ऑफ कॉफी, तो उनका रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट गुड्स का कैसा होता है बताइए, कैसा होता है आपके पास, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बताइए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने पेन और इंक का एग्जांपल लिया था, कहता है दोनों का प्राइस एक बार सेम रखते हैं, दोनों की ऑब्वियस है क्वांटिटी सेम रखते हैं। उसके बाद जैसे ही ऑब्वियस है एक का प्राइस बढ़ेगा, तो जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो नेचुरल सी बात है डिमांड कम होती है, तो जैसे ही अगर प्राइस बढ़ गया पेन का तो आपके पास पेन की डिमांड कम होगी, तो उसमें इंक भी कम डलेगी, क्योंकि पेन ही जब कम बिकेंगे तो बताइए इंक कम डलेगी या नहीं डलेगी, हाँ जी बताइए सब लोग। तो उस केस में ऑब्वियस है आपके पास प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, तो नेचुरल सी बात है प्राइस कम होने से डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो उस केस में आपके पास क्या हो रहा है, कैसा रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप था कॉम्प्लीमेंट्री का, इनडायरेक्ट। तो अब याद रहेगा सबको, आपके पास सब्स्टिट्यूट का कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट्री का कैसा रिलेशनशिप है बताइए, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्योंकि देखिए प्राइस ऑफ पेन और ऑब्वियस है क्वांटिटी ऑफ इंक लेके देखिए, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी ऑफ इंक आपके पास डाउन होती जा रही है, तो कैसा रिलेशनशिप है, मैंने एग्जांपल के जरिए आपको बिल्कुल क्लियरली बताया है, वो कैसा रिलेशनशिप है आपके पास, आपका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। उसके बाद इनकम पे ऊपर बात की थी, इनकम बताइए, इनकम आपकी डिमांड पे इंपैक्ट डालती है, ऑब्वियस है इनकम ज्यादा तो ऑब्वियस है डिमांड भी ज्यादा, इनकम कम तो डिमांड भी कम, ऑब्वियस है। पर दो चीजों पे इनकम का इंपैक्ट नहीं आता, कौन कौन सी दो चीजें थी आस्था, कौन कौन सी दो चीजें थी, सर इंफीरियर गुड्स और और नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स। ऑब्वियस है इंफीरियर गुड्स हिमांशु क्या होती हैं, जो कैसे प्रोडक्ट होते हैं बताइए, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हाँ जो हम जी, मतलब कम लेते हैं, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम कम लेना चाहेंगे ना सर उन्हें। हाँ जी, जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम लो क्वालिटी की गुड्स की जगह कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, हायर हाई क्वालिटी। क्वालिटी गुड्स में। इंफीरियर गुड्स कौन सी होती है, जो लो क्वालिटी की गुड्स होती हैं। तो नेचुरल सी बात है इसमें इनकम बढ़ने पर नेगेटिव रिलेशनशिप आता है, और नेसेसिटी गुड्स में भी इनकम बढ़ने पर अब मेरे को सॉल्ट की जरूरत है, जो मेरी इनकम ज्यादा होगी तो बच्चों में ज्यादा तो नहीं खाऊंगा, तो ऑब्वियस है वो ज्यादा नहीं खाऊंगा, तो नेचुरल सी बात है उसका मेरे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो इनकम बढ़ने से वैसे हमारी क्या ऑब्वियस है डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होने से डिमांड घटती है, पर ऑब्वियस है पर इन दो चीजों पर हमारे पर इंपैक्ट नहीं बढ़ता। इसके साथ बट साथ हम, हाँ सर जी, बुक में सर एक लाइन लिखी हुई है, इन केस ऑफ नेसेसरीज एज द इनकम ऑफ हाउसहोल्ड इंक्रीजेस द डिमांड फॉर नेसेसरी आल्सो इंक्रीज इन द बिगिनिंग बट आफ्टर दैट थोड़ा वो थोड़ा डिक्रीज। थोड़ा मान लीजिए एक बात का आंसर दे वासु, एक चीज का आंसर दे, फॉर एग्जांपल तेरी इनकम ज्यादा है, मिल्क एक नेसेसिटी गुड्स में आता है, थोड़ी थोड़ी। यस सर, यस तो सर। अब एक बात बता, जब पैसे बढ़ जाएंगे तो तू सोचेगा यार, अब मान लीजिए मेरे घर में 4 लोग हैं, 3 किलो दूध आता है या 4 किलो आता है, अगर 1 किलो फालतू भी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी इनकम अच्छी हो चुकी है। शुरू शुरू में थोड़ा सा तो इम्पैक्ट आएगा, बट इससे ज्यादा थोड़ी हो जाएगी। अब तेरी इनकम चाहे 10 लाख भी हो जाए तब भी वो थोड़ी फालतू थोड़ी पीते जाओगे। आप समझ में आ रही है मेरी बात, यस सर। शुरू शुरू में तो थोड़ा सा बढ़ता है पर इतना भी नहीं बढ़ता। ये नहीं है कि नमक की क्वांटिटी बढ़ा दोगे, मैं तो पर्टिकुलर नमक जैसी क्वालिटी को तो आप बढ़ा नहीं सकते ना, थोड़ी बहुत मिल्क या नेसेसिटीज गुड्स या
इस गुड्स में कह सकते हैं, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ऑब्वियस है प्राइस बढ़ता रहता है तो भी हमारा प्रेफरेंस वही रहता है, तो इस पे आपके पास ऑब्वियस है प्राइस बढ़ने का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है। जैसे मैंने एलईडीज बताया टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आती हैं, तो नेचुरल सी बात है लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द गुड्स में कैसा इफेक्ट होता है बताइए, कैसा इफेक्ट होता है, नाम भी बताया था हिमांशु, कैसा इफेक्ट होता है स्नेहा, डेमोस्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है इफेक्ट सर। होता है, जिसको हम क्या कहते हैं ऑब्वियस है, हमें ऑब्वियस है बहुत पसंद आ रही होती है, तो नेचुरल सी बात है वो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से हम उसको भूल जाते हैं। हाँ जी बताइए स्नेहा, साइज ऑफ पॉपुलेशन डिमांड पे इम्पैक्ट डालती है? यस सर। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्वियस है population ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। कंपोजिशन ऑब्वियस है मेल फीमेल रेशियो, ये भी इम्पैक्ट डालती है। बच्चे ऑब्वियस है छोटे बड़े, ऑब्वियस है हमारे यहाँ यूथ की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो नेचुरल सी बात है यूथ ज्यादा है लोग हैं, तो नेचुरल सी बात है यूथ के प्रोडक्ट ज्यादा लगते हैं, बुजुर्गों के कम लगते हैं, तो ये भी बहुत मैटर करता है। इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हाई लेवल इनकम ग्रुप है तो वो हाई लेवल वाली चीजें खरीदेंगे, जैसे यूएस हाई लेवल इनकम ग्रुप है तो हाई, इंडिया मिडिल क्लास है तो नेचुरल सी बात है ज्यादा प्रोडक्ट कैसे बिकते हैं, मिडिल क्लास के बिकते हैं। यहाँ तक क्लियर बच्चों? बताइए। हाँ जी एवरीवन, खुशी सब बच्चों, यस और नो? यस की आवाज आनी चाहिए मुझे सबके यस पास। सर। हाँ जी क्लियर सबको? चलिए यस सर। आ जाइए नेक्स्ट। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड खुशी? सेट्रस पेरिबस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। हाँ जी, इसके लिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन भी। बताइए क्या लिखवाया था एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन? कोई पढ़ के सुनाएगा? मैंने सामने नहीं लिखी हुई, कोई सुनाइए फटाफट। द ग्रेटर अमाउंट टू बी सोल्ड क्या होती थी बताइए? The The smaller smaller must must be be the prices. It is offered in which, obvious है यही तभी ऑफर्ड किया जाता है, इट में फाइंड द परचेजर। याद होगा यही था डेफिनेशन में, देखो सब लोग देखिए यही था डेफिनेशन में कि एल्फ्रेड मार्शल जी ने यही कहा है कि जैसे जैसे चीजें सस्ती होती है लोग अपने आप ऑब्वियस उसको देख के ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। हाँ जी खुशी, कोई चीज बहुत सस्ती है मार्केट में तो नेचुरल सी बात है आप अट्रैक्ट हो गए या नहीं हो गए? आपको लगता है यार फालतू ले लो, हर एक को लगता है फालतू ले लो, तो वो कहीं ना कहीं आप उसकी तरह इंपैक्ट होते ही होते हैं। तो एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है कि जब भी ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड, आप ज्यादा बेच पाओगे जब कोई चीज सस्ती होगी, और वैसे अगर आप कम बेच पाओगे जब कोई चीज क्या होगी, महंगी होगी। हाँ जी क्लियर सबको लॉ ऑफ डिमांड? इसके बाद मैंने लॉ ऑफ डिमांड में आपके पास दो चीजें डिस्कस की थी, रेशनल लॉ ऑफ डिमांड और एक किया था डिस्कस आपके पास एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। याद आया सभी को? हाँ जी मिला सभी को? लॉजिक बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड मैंने बताया था। हाँ जी बोलिए, सबको मिला? Yes. यस सर। बताइए लॉजिक बिहाइंड द, मुस्कान बंसल बताइए क्या था लॉजिक बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड? व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? बताइए क्या डिस्कस किया था? सबसे पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्राइस इंक्रीज, यूटिलिटी। डिमांड डिक्रीज, Obvious है। प्राइस इंक्रीज एंड डिमांड इंक्रीज। हाँ जी, तो और सबसे पहला पॉइंट क्या लिखवाया था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये भी बोला था कि इसको डिस्कस करेंगे, और डिस्कस भी किया था यूटिलिटी पे। क्या डिस्कस किया था कि जब ऑब्वियस है कोई चीज सस्ती होती है तो हमें उसकी सेटिस्फेक्शन ज्यादा लगती है। ऑब्वियस है प्राइस 10 रुपए तो मुझे ऐसा लगेगा उससे मुझे 30 रुपए की सेटिस्फेक्शन आ रही है, बट अगर प्राइस 30 हो जाएगा तो मुझे नेचुरल सी बात है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा कम हो जाता है। ये ह्यूमन नेचर है, जैसे जैसे प्राइस कम होता है तो नेचुरल सी बात है उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा क्वांटिटी पे जाकर आता है। और हमें बताया था ना, हमने क्लियर करके दिखाया था एक टेबल से। हाँ जी याद है सभी को? टेबल से जब 10 रुपए लेके चल रहा था तो मेरा 7 की क्वांटिटी पे जाके यूटिलिटी पे मेरा सेटिस्फेक्शन आ रहा था, या फिर 4 पे आ रहा था, फिर उसके बाद 7 पे आया, और जैसे ही मैंने 20 रुपए प्राइस किया था तो 2 पे सेटिस्फेक्शन लेवल आ गया था। याद आया सभी को? हाँ जी यूटिलिटी के चैप्टर में डिस्कस किया था, साक्षी किया था ना? तो वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी दोबारा दिखाएंगे, स्लाइड आ रहे हैं हम उस पे। उसके बाद हमने रेशनल लॉ ऑफ डिमांड किसकी वजह से होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। हाँ जी बच्चों बताइए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि ऑब्वियस है सब्स्टिट्यूट क्या मिल जाते हैं बताइए बच्चों? सस्ते मिल जाते हैं। जब सब्स्टिट्यूट सस्ते मिल जाते हैं तो नेचुरल सी बात है हम उसको ज्यादा परचेज करने की कोशिश करते हैं। अगर अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था साक्षी? फटाफट बताओ, याद आएगा सबको? अमूल बटर और घी यस अमूल बटर और घी का। सारे ऑब्वियस आजकल कार्ट्स वाले क्या यूज कर रहे हैं? अमूल बटर, क्योंकि अमूल बटर सस्ता पड़ता है। और घी क्या पड़ता है बताइए? क्या पड़ता है? देसी घी क्या पड़ता है बताइए? महंगा पड़ता है। तो नेचुरल सी बात है लाइक 90% ऑफ द लो आपके पास क्या यूज कर रहे हैं? बटर। कार्ट्स पे ज्यादातर बटर यूज होता है। उसके बाद बताइए, इसके बाद इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट भी इफेक्ट डालता है रेशनल लॉ ऑफ डिमांड। अगर इनकम बढ़ती रहे तो ऑब्वियस लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। और उसके बाद अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर। क्यों आता है लॉजिक लॉ ऑफ डिमांड? ऐसा क्यों होता है बताइए? मैंने डिस्कस किया था, जब कोई चीजें ऑब्वियस है सस्ती होंगी तो नए कस्टमर्स आने शुरू हो जाते हैं, और जब कोई चीज महंगी होगी तो नया कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। हाँ जी अंकित, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, याद होगा अंकित? सबको याद होगा। अगर 600 की टी शर्ट है तो भाई कितनी खरीद के लाएगा? एक दो। अगर ऑब्वियस है 1000 की होगी तो भाई कितनी खरीद के लाएगा? एक। तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है।
नया कस्टमर आ रहा है, जैसे जैसे सस्ती होती जाती है भाई नया कस्टमर आना शुरू हो जाता है। तो अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर होने की वजह से डिफरेंट यूजेस। हाँ जी बच्चों, मैंने डिस्कस किया था मिल्क 10 रुपए हो जाए तो तुम्हारी मम्मा कितने किलो लेना शुरू कर देंगी घर डेली, बताइए, एग्जाम्पल दीजिए, सब लोग दीजिए एग्जाम्पल। 5 से 6 लीटर लेना शुरू किलो। करेंगे क्योंकि ऑब्वियस है 6-7 लीटर लेना शुरू कर देंगे, कहेंगे सस्ता है यार, घर में ही सब कुछ बनाओ। ऑब्वियस आइसक्रीम भी बाजार से नहीं आएगी यार, बहुत सस्ता है। ऑब्वियस है मिल्क है तो नेचुरल सी बात है, उसके काफी सारे यूजेस हैं। पनीर तक बाजार से नहीं आएगा, घर ही बनेगा। आजकल कोविड में क्या कर रहे हैं हम लोग, सब लोग पनीर भी घर बना रहे हैं ना। ऑब्वियस है सारी चीजें हम लोग घर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से बच के रहो भाई, कोई फायदा नहीं है, ज्यादा मिल्क ले लो इससे ज्यादा बेटर है। हाँ जी बताइए। अब लोग ओजस, अगर बहुत मिल्क महंगा हो जाए तो लोग क्या करेंगे पता, उसके यूजेस कम कर देंगे ना, कम उतना ही Yes, लेंगे sir. जो सिर्फ पीने के लिए यूज होता है। तो जिसके ज्यादा यूजेस होते हैं तो नेचुरल सी बात है उस पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लीक आप आ जाता है। उसके बाद एक्सेप्शंस। हाँ जी, किस किस पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, पहली गुड्स लिखवाई थी, बताइए हिमांशु। Conspicuous कॉन्शियस स्पीशियस Yes. गुड्स, वेरी गुड। कॉन्शियस स्पीशियस गुड्स का मतलब क्या है, जो हमारी स्टेटस सिंबल होती है, प्रेस्टीज वाले लोग यूज करते हैं, जिसपे स्नोब इफेक्ट होता है, जिसपे वेलबन इफेक्ट होता है, मतलब जो हमारे स्टेटस के लिए काम आती है। तो वो महंगी ज्यादा होंगी तो उस पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो क्या आता है एक्सेप्शंस में आता है। जितनी ज्यादा महंगी होती जाएंगी हम उतना ही उसको ऑब्वियस है खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। BMW ज्यादा बिकती है इवन फॉर दैट छोटी कार से, अगर महंगी ज्यादा होती चली जाती है तो, मतलब अगर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। उसके बाद कॉन्शियस स्पीशियस नेसेसिटी, बताइए कॉन्शियस स्पीशियस नेसेसिटी क्या होता है, बताओ बच्चों फटाफट जल्दी जल्दी बताओ कॉन्शियस एसी हो गया, स्पीशियस। रेफ्रिजरेटर हो गया। एसी रेफ्रिजरेटर जो हमारी जरूरत बन चुकी है, तो उस केस में क्या होता है कॉन्शियस स्पीशियस नेसेसिटी है। और नेसेसिटीज के केस में क्या होता है बताइए फटाफट। तो नेचुरल सी बात है हम छोड़ नहीं सकते ना, हिमांशु छोड़ सकते हैं एसी को, अब हम नहीं छोड़ हाँ सकते सर। ना, तो नेचुरल सी बात है हम उसको अपने साथ बांधे रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका अगर रेट बढ़ भी जा रहा है तो नेचुरल सी बात है हम लॉ ऑफ डिमांड उस पर एप्लीकेबल नहीं करेंगे। हाँ जी, उसके बाद मैंने बताया था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइजेस। तो क्या था हाँ जी स्नेहा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइजेस, गोल्ड का प्राइस सबको पता होता है हर साल बढ़ना ही होता है, तो नेचुरल सी बात है लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है उस पर, नहीं सर। नहीं। और उसके साथ साथ स्पेकुलेटिव गुड्स, कई चीजें ऐसी होती है जिनका प्राइस बढ़ भी रहा होता है तब भी लोग और से डिमांड कर रहे होते हैं। उसके बाद डिमांड फॉर नेसेसिटीज, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे सॉल्ट फूड। सॉल्ट अगर 200 रुपए केजी हो जाए वासु, तो भी हम लेंगे ना, नहीं लेंगे, बताओ भी फटाफट। लेंगे तो हमें नेसेसिटी है, हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्वियस है इंपल्सिव परचेज, क्या होता था ओजस इंपल्सिव परचेज, फटाफट बताओ। सर जैसे ट्रेड फेयर में गए और कोई चीज ले हाँ, ली। जो ऑब्वियस है बिना सोचे समझे हम खरीद लेते हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन के टाइम पे हम कई बार बिना सोचे समझे कोई चीज खरीद लेते हैं। जैसे जिम की कोई आइटम है, तुझे जिम जाना अच्छा लगता है या मुझे जिम जाना अच्छा लगता है, तो बिना सोचे समझे भी खरीद सकता हूँ। तो वो आइटम्स क्या कहलाएंगे आपके पास, इंपल्सिव परचेज। उसके बाद बात की थी आस्था मैंने गिफन गुड्स की, क्या बात की थी गिफन गुड्स की, बताना एक बार फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सर वो मिल्क वाला। नहीं नहीं, गिफन गुड्स कोई और बताएगा, कौन बताएगा भाई गिफन गुड्स। कोई क्लॉज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। नहीं नहीं, साक्षी जल्दी बताओ। रॉबर्ट सर गिफन ने एक डेफिनेशन दी थी, गिफन गुड्स क्या होती हैं। गिवन गुड बहुत लो क्वालिटी गुड्स होते हैं जिनको मतलब जिसमें लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। मैंने एग्जांपल भी दिया था, जब ब्रिटिश वॉर हो रही थी तो उस केस में मीट का प्राइस बढ़ भी रहा था तब भी डिमांड बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि मीट से उनको उतना कंजप्शन मिल पाता था जितना बाहर के अदर गुड्स से। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था, जो लोग जैसे लेबर करते हैं तो वो लोग ज्यादा नॉनवेज खा लेते हैं क्योंकि उनको नॉनवेज में प्रोटीन विटामिन सी ये सब चीजें मिल जाती हैं। हाँ जी बताइए। और आपके पास हम लोग क्या यूज कर लेते हैं प्रोटीन के लिए, मिल्क यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम 60 रुपीज केजी का मिल्क क्या कर सकते हैं बताइए, परचेज कर सकते हैं। वो लोग 60 रुपीज केजी का मिल्क परचेज नहीं कर सकते। याद आया हिमांशु, बताया था मैंने एग्जांपल सर रॉबर्ट गिफन का। हाँ जी बताइए। Yes, sir. भी तो सब लोग, अगर हम लोगों के घर में मिल्क आएगा 5 केजी लेंगे तो 300 रुपीज डेली का होगा, और वहां पर उनके लिए 300 रुपीज पर डे का अगर इनकम ही होगा तो वो कहाँ से 5 किलो घी ले लेंगे। तो नेचुरल सी बात है वो क्या कंज्यूम कर लेते हैं आपके पास ज्यादातर गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या है, आपके पास ज्यादातर इस टाइप के प्रोडक्ट्स जैसे लो क्वालिटी मीट ये सब चीजें वो कंज्यूम करके उनका प्रोटीन लेवल बना रहता है। हाँ जी क्लियर है सबको, याद है सर रॉबर्ट गिफन की डेफिनेशन से बताया था मुझे। हाँ जी, व्हीट और ब्रेड आपका एग्जांपल दिया था। उसके बाद आइए डिमांड शेड्यूल, क्या होता है डिमांड शेड्यूल, एवरीवन क्या होता है डिमांड शेड्यूल जल्दी। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, ऑब्वियस है प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप टेबल के फॉर्म में दिखाना क्या होता है डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल जो एक अकेले पर्सन का दिखाता है और मार्केट जो सबका दिखाता है, तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कर्व। कर्व क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देना, इसको ग्राफ के रूप में दिखा देना, तो वो डिमांड कर्व। अकेले पर्सन का दिखाओगे तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और सबका दिखाओगे तो मार्केट डिमांड कर्व। उसके बाद आइए आपके पास, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इससे पहले,
हाँ जी, एक और चीज डिस्कस की थी, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जल्दी बताइए, याद आया सबको एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन? यस सर। हाँ जी, बताइए, ये याद आया एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? ऑब्वियस है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक बैलून में हवा भर रहे हो तो क्या है एक्सपेंशन, हवा निकाल दी तो क्या है कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस की वजह से, अगर प्राइस क्या है, हवा है, एयर है, ऑब्वियस है प्राइस की वजह से डिमांड स्नेहा बढ़ गई तो क्या होगी एक्सपेंशन, प्राइस की वजह से डिमांड कम हो गई तो क्या होगा बताइए कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। और अगर प्राइस की वजह से नहीं हो रहा, अदर फैक्टर्स की वजह से, ऑब्वियस है प्राइस वही है और ऑब्वियस है, मैंने एग्जांपल दिया था, एक छोटा बच्चा आपके साथ जा रहा है, 100 रुपए की चीज मिल रही है, एक बैलून मिल रहा है और उसने कहा कि मुझे 4 चाहिए, तो नेचुरल सी बात है 100 रुपए ही प्राइस है, आपने फिर भी डिमांड ज्यादा की क्योंकि उसने जिद कर दी। तो नेचुरल सी बात है, कई बार कोई चीज आप एडवर्टाइजमेंट देख के ज्यादा इंपैक्ट हो जाते हो, प्राइस को छोड़कर अदर फैक्टर्स की वजह से ज्यादा इंपैक्ट हो जाते हो, तो प्राइस को छोड़कर जब अदर फैक्टर्स आपकी डिमांड को बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो बताइए क्लियर है? ऑब्वियस है, इसलिए एग्जांपल भी दिया था, प्राइस के बिना थी वही, ऑब्वियस है नए नए बैलून्स अपने आप क्रिएट होते चले गए बिना प्राइस के, बिना प्राइस तो वही रहा, ऑब्वियस है आपने डिमांड्स क्रिएट ज्यादा करने शुरू कर दी थी। याद आया सभी को? इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था। हाँ जी बताइए, याद आया सभी को? यस सर। हाँ जी, उसके बाद आ जाइए, कहाँ थे हम इसमें, सप्लाई तो बाद में, अभी इलास्टिसिटी। चलिए, इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड हो गया, उसके बाद देखिए कुछ है आपके पास, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी पढ़ लिया, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व भी पढ़ लिया। बताइए इसके बाद हम इलास्टिसिटी पे ही आए थे या कुछ और कराया था बीच में? बताइए। इलास्टिसिटी है सर। इलास्टिसिटी है, चलिए अब बताइए इलास्टिसिटी पे आ गए हैं। हाँ जी, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? हाँ जी, सेंसिटिवनेस ऑफ डिमांड। हाँ जी, मैंने बताया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड की जो सेंसिटिवनेस है, कितने वजह से आ सकती थी सेंसिटिवनेस, मतलब जो उसके अंदर आपके पास नेचुरल सी बात है, जो आपके उसके अंदर किसी और ने इंपैक्ट दिया, एग्जांपल भी दिया था, क्या एग्जांपल दिया था, यही चीज एग्जांपल दी थी। ऑब्वियस है आगे प्राइस देंगे, ये ऑब्वियस है डिमांड है, इसके ऊपर प्राइस आके इंपैक्ट डाल रहा है, कभी इनकम आके इंपैक्ट डाल रहा है, कभी ऑब्वियस है अदर रिलेटेड गुड्स आके इंपैक्ट डाल रही है। तो अगर उसमें अगर कितना लचीलापन है, वो कैसे बैंड हो सकता है, अगर वो बिल्कुल अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा तो वो अलग है, और ऑब्वियस है वो बैंड होता रहेगा तो वो अलग अलग होता रहेगा। तो हमने डिस्कस किया था प्राइस की वजह से होने वाले चेंज को हम क्या कहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम की वजह से होने वाले चेंज को हम क्या कहेंगे, इनकम इलास्टिसिटी। और प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी की वजह से होने वाले इंपैक्ट को हम क्या कहते थे? बताइए बताइए क्या कहते थे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद आया सभी को? और इसको हमने लिखवाया भी था। अब क्या लिखवाया था? प्राइसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या लिखवाया था? प्राइस की वजह से जो डिमांड पे इंपैक्ट आता है। तो ऑब्वियस है कब लिया था? डिमांड ऊपर, प्राइस इज द बेसिस ऑफ डिमांड। याद आया सभी को? मैंने लिखवाया भी था अच्छी तरह से, प्राइस इज द बेसिस ऑफ डिमांड। याद है? हाँ जी, प्राइस इज अफेक्टिंग द डिमांड। तो डिमांड इज ऑब्वियस है न्यूमिनेटर और प्राइस इज डिनोमिनेटर। फॉर्मूला जल्दी जल्दी फटाफट बोलिए, फटाफट आप ही बोलेंगे फॉर्मूला, जल्दी बोलिए, सब लोगों की आवाज आनी चाहिए मुझे, सब लोगों के डिमांड माइनस ऑल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑल डिमांड, सिर्फ वासु की नहीं सबका सुनना चाहिए। प्राइस माइनस ऑल प्राइस डिवाइडेड बाय ऑल प्राइस मल्टीप्लाई 100, ऊपर भी और नीचे भी। बाकी बताइए भाई सब लोग, क्या बात, शांत क्यों? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन में ओल्ड डिमांड, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन में ओल्ड प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस। हाँ जी, याद है सभी को? याद आया सभी को? ये था फॉर्मूला, लिखवाया था, सबके याद है? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड। हाँ जी याद है? ओल्ड डिमांड अपॉन में न्यू प्राइस माइनस ओल्ड डिमांड। उसके बाद इनकम की वजह से जो इंपैक्ट आता है उसको क्या बोलेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ, बताइए क्या बोलेंगे? डिमांड। तो ऑब्वियस है इनकम इज द बेसिस, इनकम इज द बेसिस ऑफ अफेक्टिंग डिमांड। तो ऑब्वियस इसका फॉर्मूला क्या बना था? न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम अपॉन में ओल्ड इनकम अपॉन उसके बाद न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, या ये था या कुछ और था? न्यू डिमांड माइनस अपॉन में ओल्ड डिमांड, न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम अपॉन में ओल्ड इनकम। याद आया सभी को? ये था फॉर्मूला। देखिए सबके सबके सामने दिख रहा है सभी को? यस सर। हाँ जी, सबको दिख रहा है? उसके बाद अब मैंने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था। स्नेहा क्या बताया था? बाकी बच्चों बताओ फटाफट, स्नेहा क्या बताया था? जल्दी बताओ। क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या बताया था? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बताओ भी फटाफट, एक्सप्लेन करो। ये तुम ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। आपने एप्पल का आईफोन का एग्जांपल, सब्स्टिट्यूट सैमसंग का फोन का एग्जांपल दिया था। शांति रख, बाकी बच्चों से पूछने दे, मुझे पता है तुझे आता है। हाँ भी आ जाओ स्नेहा, फटाफट सुनाओ जरा फटाफट। रिलेटेड कमोडिटी की वजह से जो ओरिजिनल कमोडिटी की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। यस, वेरी गुड। और रिलेटेड कमोडिटी में मैंने एग्जांपल दिया था, बहुत अच्छा बताया था इसको। एप्पल का आईफोन था एक, उसमें
जो सब्स्टिट्यूट था वो तो सैमसंग का फोन था और सिम कार्ड उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड कॉम्प्लीमेंट्री थी। गुड्स। पॉइंट टू बी नोटेड, सैमसंग फोन क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सैमसंग फोन के प्राइस की वजह से जो मेरी ऑब्वियस एप्पल के आईफोन की डिमांड पे इंपैक्ट पड़ेगा, वो सारा क्या होगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से होने वाला क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है। और सैमसंग फोन के अलावा और क्या बोला था मैंने? सिम कार्ड के सिम प्राइस कार्ड की वजह से जो इंपैक्ट पड़ेगा वो क्या होगा आपके पास? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा। हाँ जी, मुस्कान बंसल एक्सप्लेन कर दो अब आगे। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी की वजह से जो डिमांड पे इफेक्ट आता है। दोबारा बोलो, आवाज आपकी कट गई। न्यू डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी माइनस ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी अपॉन में ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी बाय में क्या लेते थे? न्यू प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी माइनस ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी अपॉन में ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड। याद आया सभी को? और मैंने एग्जांपल करके भी दिखाया था। वासु आजा फटाफट एग्जांपल बता। मैंने क्या एग्जांपल दिया था तेरे सामने? प्राइस ऑफ सैमसंग बढ़ेगा, प्राइस ऑफ सैमसंग बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ एप्पल क्या हो जाएगी बच्चा? कम। कम या ज्यादा? प्राइस ऑफ सैमसंग बढ़ा है, सर एप्पल की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड। तो कैसा इंपैक्ट दिख रहा है? प्राइस ऑफ एप्पल, एप्पल का प्राइस बढ़ रहा है, ऑब्वियस है डिमांड किसकी बढ़ रही है? किसकी बढ़ रही है बताइए? किसकी बढ़ रही है? ऑब्वियस है आपके पास प्राइस ऑफ सैमसंग बढ़ रहा है और डिमांड एप्पल की बढ़ रही है। तो कैसा रिलेशनशिप है? दोनों बढ़ रहे हैं ना। हम फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं? ध्यान से देखिए, हम फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं? ऊपर रख रहे हैं डिमांड, नीचे रख रहे हैं प्राइस। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। तो Yes, कैसा sir. रिलेशनशिप निकल के आ रहा है? ये डिमांड बढ़ रही है, ऑब्वियस है ये प्राइस बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस है कैसा रिलेशनशिप निकल के आ रहा है? कैसा था? हाँ जी हिमांशु, कैसा रिलेशनशिप था? पॉजिटिव रिलेशनशिप सर। पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप? हाँ जी याद सर। आया? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कैसा रिलेशनशिप होगा? क्रॉस इलास्टिसिटी में कैसा होगा? पॉजिटिव। Direct पॉजिटिव रिलेशनशिप। उसके बाद बताइए, हमने सबने डिस्कस किया था सिम कार्ड और डिमांड में प्राइस ऑफ सिम बढ़ा, प्राइस नीचे आता है ना, सबको पता है। प्राइस ऑफ सिम बढ़ा, ऑब्वियस है एप्पल की डिमांड क्या हो गई बताइए? कम हो गई। इंक्रीज होगी सर। कैसा रिलेशनशिप आएगा? नेगेटिव रिलेशनशिप। तो हाँ जी स्नेहा, कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव। याद आया पॉजिटिव। सभी को? हाँ जी बताइए। पूरा एग्जांपल के साथ डिस्कस किया था, याद आ गया सभी को अच्छी तरह से? तो क्रॉस इलास्टिसिटी ध्यान आया सभी को? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी की वजह से जो आपकी डिमांड पे इंपैक्ट आता है, और वो हमारे पास क्या होगा? क्रॉस इलास्टिसिटी। तो याद रखना, हमने हमेशा डिस्कस किया था डिनोमिनेटर क्या होता है? ऑब्वियस है प्राइस होगा, और ऑब्वियस है आपके पास आपका न्यूमिनेटर क्या होगा? डिमांड होगी। तो ऑब्वियस है अगर डिनोमिनेटर पे जो इंपैक्ट डाल रहा है न्यूमिनेटर पे, अगर वो बढ़ रहा है और वो भी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस है पॉजिटिव आएगा। वो घट रहा है और वो बढ़ रहा है और वो घट रहा है, तो नेचुरल सी बात है वो कैसा आएगा? नेगेटिव रिलेशनशिप आएगा। याद आया सभी को? हाँ जी क्लियर है? याद आया सभी को? चले आगे। यस सर। आ जाइए। इसके बाद हमने और डिस्कस की थी कुछ प्रॉब्लम्स। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स दी थी। ऑब्वियस है 10 डिमांड थी, प्राइस ऑब्वियस है कम हो गया, प्राइस एक बार ज्यादा करके दिखाया, तो इसके प्रॉब्लम्स हमने किए थे। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा सबको। न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कैसा आएगा? ऑलवेज, क्योंकि प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरती है, तो कैसा आता है? और हमने न्यूमेरिकल किसके पढ़ने हैं? सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी के हमारे पास न्यूमेरिकल नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑलवेज क्या आएगा बताइए? क्या आएगा ऑलवेज? ऑब्वियस है नेगेटिव। पर मैंने क्या कहा था? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो कोफिशिएंट याद रखना कैसा आएगा? नेगेटिव। और प्राइस इलास्टिसिटी क्या आएगा? ऑब्वियस है पॉजिटिव। क्लियर है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर प्राइस इलास्टिसिटी पूछा हुआ है तो आप उसको ऑलवेज पॉजिटिव देंगे, और अगर कोफिशिएंट पूछा हुआ है तो आप आंसर उसका नेगेटिव देंगे। याद आया सभी को? हाँ जी। उसके बाद ये चार्ट किया था, ये शायद चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको दिख रहा है? Yes, sir. हाँ जी, मैंने आपको इलास्टिसिटी डिस्कस की थी, स्टार्टिंग से चला था। व्हेन स्टार्टिंग में E इज इक्वल टू 0, उसके बाद E इज लेस देन 1, E इज इक्वल टू 1, E इज ग्रेटर देन 1, E इज इनफिनाइट। याद कीजिए, सब मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया था। जब ये इस टाइप से हूं मैं, याद है सभी को? मेरे ऊपर प्राइस आके इंपैक्ट डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, मेरे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। देयर इज नो चेंज इन द डिमांड। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 0 व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस जितना मर्जी ज्यादा हो, बड़ा हो कम हो, जितना मर्जी ज्यादा हो, तो क्या कहेंगे उसे? परफेक्ट
इलास्टिक, क्या कहेंगे, परफेक्ट इलास्टिक या परफेक्ट इन इलास्टिक? पॉइंट टू बी नोटेड, Inelastic. परफेक्ट इन इलास्टिक, यस वेरी गुड, याद आ गया तुम सबको। तो इसको क्या कहेंगे, परफेक्ट इन इलास्टिक। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 0, परसेंटेज चेंज इन प्राइस चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, तो उसको क्या कहेंगे आपके पास, इन इलास्टिक। उसके बाद बताइए क्या था, रिलेटिवली इलास्टिक। बताइए रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होता था, जिसमें ऑब्वियस है, बताइए क्या होता था, डिनोमिनेटर बड़ा या डिनोमिनेटर बड़ा? बताइए जल्दी जल्दी बताइए, डिनोमिनेटर बड़ा या न्यूमिनेटर बड़ा? सर डिनोमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर तो मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा एज कंपेयर टू डिमांड। Demand. याद आ गया सभी को, ऑब्वियस है। तो उस केस में Yes, sir. डिमांड ऊपर होती है, प्राइस नीचे होता है, तो उस केस में क्या आएगा, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए सब लोग। तो ऑब्वियस है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन, बताइए, Price. प्राइस। तो Price. उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिवली, बताइए क्या बोलते हैं, Inelastic. इनइलास्टिक, Inelastic. वेरी गुड। और जब दोनों बराबर आते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो उसे क्या Unitary बोलते हैं, elastic. यूनिटरी इलास्टिक। Inelastic. बट ऑब्वियस है, याद कीजिए जब मैंने क्या कहा था, जब न्यूमिनेटर बढ़ा डिनोमिनेटर से, तो 1 से ऊपर आ रहा था, तो उस केस को क्या बोला गया था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इसे क्या कहा जाएगा, रिलेटिवली Relatively इलास्टिक। elastic. और ऑब्वियस है, जब कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, जब बहुत ज्यादा इंपैक्ट, जरा सा चेंज आने पर, मैंने एग्जांपल दिया था, हिमांशु फटाफट एग्जांपल सुना मुझे, कौन से वाले का सर? रिलेटिव परफेक्टली इलास्टिक का। तो परफेक्टली इलास्टिक का था सर, जैसे कि दो मतलब चाप वाले खड़े हो गए सर इकट्ठे, जैसे पटियाला Yes. चाप वाला और एक दिल्ली चाप वाला। यस, तो सर उसके अंदर की दोनों ने सेम प्राइस है सर, दोनों का 100 रुपए बिल्कुल की साथ चार्ज साथ कर है रहे हैं। दोनों, और बिल्कुल साथ था सर, बिल्कुल साथ में, बिल्कुल। सेम तो क्वांटिटी सेम सेम क्वालिटी। क्वांटिटी बिल्कुल सेम क्वालिटी के अंदर देते हैं 100 रुपए की सर वो चाप। लेकिन अगर एक भी 110 की मतलब कर देगा, सारे के सारे दूसरे वाले पे शिफ्ट कर देंगे, बिल्कुल यस, शिफ्ट तो कर उस देंगे, केस में क्योंकि क्या सेम होगा, ही चीज मिल रही स्लाइटली है। चेंज इन प्राइस, ऑब्वियस है, दूसरे की डिमांड को क्या कर देगा, 0। तो परफेक्ट इलास्टिक क्या बोलेंगे इसको, ई इज, बताइए क्या बोलेंगे इसको, ई इज Infinity. इनफाइनाइट। Infinite. इनफिनाइट। यस वेरी गुड, याद आया। इसको हमने चार्ट के जरिए भी एक्सप्लेन किया था। अब देखिए, लिखा था चार्ट और मैं सामने लगा रहा हूं आपके चार्ट, दिख रहा है सभी को डायग्राम्स, Yes, sir. एवरीवन? यस सर। मैंने लिखा था व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड इवन चेंज इन प्राइस, बिल्कुल डिमांड में कोई फर्क नहीं आएगा। क्या था, ई इज 0, इन परफेक्टली इन इलास्टिक, बिल्कुल इन इलास्टिक। उसके बाद बताइए, मैंने आपको पास ग्राफ लिया था, बताइए उसके बाद कैसा लिया था, हाँ जी, रोलर से करके दिखाया था मैंने, कितने डिग्री पे आया था मैं, बताइए, 60 degree. हाँ जी, कितने डिग्री पे आया था मैं, 60 डिग्री पे, याद आ गया 60 डिग्री। जब ऑब्वियस है, डिमांड में मोर देन चेंज आता है, किससे, या प्राइस से, या प्राइस में ज्यादा चेंज आता है, यस प्राइस में ज्यादा चेंज आता है, न्यूमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो वो कैसा होता है, ई इज लेस देन 1, बताइए कैसा होता है, ई इज लेस देन 1, और क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिवली इन इलास्टिक, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिवली Inelastic. इन इलास्टिक। याद आया सभी को, हाँ जी, याद आ रहा है सभी को, यस और नो, भाई रिप्लाई दो फटाफट, जिन्होंने Yes, पढ़ा है sir. फटाफट जल्दी बताइए। यस, उसके बाद बताइए, बराबर बराबर होता था, कौन से डिग्री एंगल पे लेके चला था, आस्था 45. 45. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बराबर बराबर, न्यूमिनेटर बराबर डिनोमिनेटर बराबर। उसके बाद फ्लैटर क्या था, रिलेटिवली इलास्टिक, न्यूमिनेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर बड़ा है, तो ऑब्वियस है परसेंटेज चेंज इन न्यूमिनेटर ऑलवेज डिमांड होती है, तो नेचुरल सी बात है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो Price. क्या होगा, ऑब्वियस है रिलेटिवली इलास्टिक। और जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या होगा आपके पास, बताइए क्या होगा आपका, क्या होगा, Perfectly elastic. परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, सॉरी इलास्टिक इलास्टिक। आ जाइए, क्लियर, याद है सभी को, यहाँ तक Yes, कोई sir. डाउट, बताइए। No, sir. के बाद मैंने एक और डिस्कस किया था आपके साथ, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी, याद आया सभी को, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी, जिसका Yes, नाम हमने और भी होता है हमारे पास, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी, मुस्कान सिंगला आर्क मेथड, याद आ गया, यस सर। हाँ जी, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोला था मैंने, 10 लिया था, क्वांटिटी मैंने ली थी बच्चों 10, 10 से प्राइस 20 हो गया, और उसके बाद क्वांटिटी मेरी 5 हो गई, तो कितना आ रहा था आंसर, देखिए निकाल के दिख रहा है आपको, प्राइस कितना 10 से 20 ले गया, डिमांड में कितने ले गया, 10 से ऑब्वियस है 5 ले आया, प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गई, तो मेरा आंसर कितना निकल के आया था, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, ऑब्वियस है ओल्ड डिमांड, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन में ओल्ड प्राइस, तो इस तरह से मेरा आंसर निकल के आया था 0.5। बताइए कितना निकल के आया था, 0.5, माइनस तो आएगा, ये ऑब्वियस है, प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप ही नेगेटिव है। बट अगर अब मैं, याद करो सब लोग, हाँ जी क्लास में डिस्कस करके दिखाया भी था प्रूफ करके, अगर प्राइस 10 से 20 नहीं आ रहा, 20 से 10 जा रहा है, याद आया सभी को, yes, याद आया, sir. तो 20 Yes, से कहां sir. जा रहा है, 10,
यहाँ 5 से कहाँ जा रहा है डिमांड, अब प्राइस 20 से कम हो रही है, 10 डिमांड ज्यादा हो जाएगी 10। ये उस केस में हमने ई निकाल के देखा था, आपकी इलास्टिसिटी कितनी आई थी सिचुएशन 2 में, कितनी आई थी, 2 आई 2 थी। तो पहले वाली सिचुएशन में जब हम 10 से 20 आ रहे थे तो 0.5, और अगर 20 से 10 आ रहे हैं तो ऑब्वियस है 2। तो कहता है ये क्या प्रॉब्लम आई कि भाई जब प्राइस को बढ़ाते हैं तो नेचुरल सी बात है 0.5 आती है, जब प्राइस को कम करते हैं तो ऑब्वियस है कितनी आ जाती है, ऑब्वियस है कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। ये तो प्रॉब्लम आ गई, एक में आ रही है रिलेटिवली इनइलास्टिक, एक में आ रही है रिलेटिवली इलास्टिक, डिसीजन कैसे ले। तो और ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मैंने आपको करके भी दिखाया था किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एक जगह ऑब्वियस है, दोनों जगह सिचुएशंस में ऑब्वियस है चेंज इन डिमांड तो इक्वल था, बट किसकी वजह से, बेस प्राइस चेंज हो रहा था, क्योंकि 10 से 20 लेते हो तो बेस किसको डिवाइड करते हो, याद कीजिए, याद करना है सभी ने, फोकस करना है सभी ने। जब आपकी प्राइस 10 है और आपका प्राइस 20 हो जाए बच्चों, तो उस केस में आप 20 माइनस 10 करोगे तो ऑब्वियस है आपके पास, और अपॉन में 10 करोगे तो 100% चेंज आएगा। हाँ जी, Yes, sir. प्लीज सोच के देखना। पर प्राइस 20 है फिर 10 हो जाए, फिर देखिए कितना चेंज आता है, 10 तो आएगा, पर बाय में क्या लोगे, 20 लोगे ना, तो चेंज 50% हो गया या नहीं हो गया अब, या अभी भी नहीं समझ में आया। हाँ जी बताइए। तो उस केस में हमने कौन सा पॉइंट लेके चले थे, फिर इन दोनों को सेटल करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला बनाया था आर की इलास्टिसिटी का, याद आया सभी को। हाँ जी यस सर। याद आया, क्या फॉर्मूला था, पढ़ के सुनाओ, बताओ भाई फटाफट। न्यू सर न्यू डिमांड डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड ओल्ड अपॉन न्यू अपॉन में न्यू डिमांड प्लस डिमांड ओल्ड प्लस डिमांड ओल्ड बाय डिवाइड 2 में 2, न्यू प्राइस into माइनस 100, ओल्ड new प्राइस। price minus old price upon new price plus old price upon 2 into इससे 100 डिनोमिनेटर दोनों के क्या हो जाएंगे, उसी कैंसिल तरह हो से जाएंगे रहेंगे, सर। कैंसिल हो जाएंगे। तो उसी तरह से चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब इस केस में आपके पास चाहे सिचुएशन 1 ले लीजिए चाहे सिचुएशन 2 ले लीजिए, करके दिखाया था, दोनों की इलास्टिसिटी 1 आ रही थी, दिखाया था ना, याद आया सभी को। इसको बोलते हैं यस मिड सर। पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं इसको, आर्क इलास्टिसिटी मेथड। कितनों को याद आया, जल्दी जल्दी बताओ। वासु याद आ गया, Yes, sir. हाँ जी, स्नेहा याद आ गया, साक्षी, Yes. यस सर बंसल, मोहित, हाँ जी सबको याद आ गया भाई, Yes. अंकित, पीयूष याद आ गया सभी को। हाँ जी चलिए Yes, sir. नेक्स्ट। उसके बाद हमने इलास्टिसिटी में क्या डिस्कस किया था आपके साथ, टोटल आउट ले मेथड। टोटल आउट ले क्या होता है, टोटल आउटले का मतलब, आउटले मतलब आउट ओले भाई, बताओ जल्दी जल्दी क्या होता था, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। हाँ जी किसने दिया है, प्रोफेसर एल्फर्ड Marshall. मार्शल। ऑब्वियस है इसमें कोई कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी नहीं होता, इसमें ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है। 3 सिचुएशंस बनाई थी, जब ऑब्वियस है प्राइस को चेंज करने से प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ज्यादा होगा डिमांड कम होगी। उस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड ऑलवेज एप्लीकेबल होगा, याद रखना। उस सिचुएशन में अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो क्या होता था बताइए फटाफट, क्या रहता है, एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो क्या होता है बताइए, Unitary elastic. यूनिटरी इलास्टिक। बट अगर थोड़ा प्राइस कम हो जाए पर हम खर्च ज्यादा कर दें, खर्च ज्यादा कर दें, प्राइस कम हो रहा है बच्चों, मैं खर्च ज्यादा कर रहा हूं, स्नेहा मैं खर्च ज्यादा कर रहा हूं, थोड़ा प्राइस कम होने से मैं खर्च ज्यादा कर रहा हूं, मैं ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहा हूं ना, यस सर तो मैं ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहा हूं तो कैसा होना चाहिए, इलास्टिक या इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। तो ई इज ग्रेटर देन 1। जहां प्राइस ऑब्वियस है, जिस सिचुएशन में बताइए, बताया था मैंने, जिस सिचुएशन में आपने प्राइस कम किया बट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, आप ज्यादा खर्च करने पे आ गए, तो याद आएगा सभी को, याद होगा मुस्कान बंसल, याद होगा सभी को, हाँ जी खुशी याद है। तो वो क्या होती थी वो सिचुएशन, रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, और अगर प्राइस बढ़ जाए तो मैं एकदम खर्चा भी घटा दूं तो वो भी सिचुएशन रिलेटिवली इलास्टिक की है। मतलब प्राइस तो बढ़ा है बट मैंने एक्सपेंडिचर कम कर दिया, तो पर मेरे को ज्यादा फर्क पड़ रहा है, मैं सेंसिटिव ज्यादा हूं। अगर सेंसिटिव ज्यादा हूं तो रिलेटिवली इलास्टिक, और अगर मैं सेंसिटिव कम हूं, प्राइस बढ़ भी गया प्राइस कम भी हो गया मेरे एक्सपेंडिचर में, ऑब्वियस है बढ़ा है, तो प्राइस बढ़ने से ऑब्वियस है मेरा एक्सपेंडिचर फिर भी बढ़ा हुआ है, प्राइस कम होने से मेरा एक्सपेंडिचर फिर भी कम हुआ है, तो उस केस में मैं ज्यादा सेंसिटिव नहीं हूं, तो उस केस में रिलेटिवली क्या होता था बताइए, इन इलास्टिक। क्या होता था, इन इलास्टिक। तो अब याद आया सभी को, हाँ जी टोटल आउटले मेथड करके भी दिखाया था सबको, हाँ जी बोलिए, एक बार दोबारा बोल देता हूं, व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस, नो चेंज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, तो क्या होता था, यूनिटरी इलास्टिक। व्हेन प्राइस इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स, price decrease total expenditure increase, relatively elastic. When price decrease total expenditure falls, when price increase total expenditure increase, obviously relatively inelastic. Inelastic. हाँ जी क्लियर हो गया, याद रहेगा सभी को, बताइए। Yes, sir. टोटल आउटले मेथड याद रहेगा सभी को,
उसके बाद हाँ जी नेक्स्ट आइए, अब बात करते हैं, अब क्या बात रहेगी थी इसके बाद। हाँ जी एक कंसेप्ट और भी कराया था, जल्दी बताइए फटाफट। किस किस का इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, किसका इम्पैक्ट पड़ता है? उस दिन बताया था, खुशी बताया था, खुशी जल्दी बताओ। The availability of substitutes. यस प्राइस इलास्टिसिटी पे किसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। एक चीज का प्राइस मुझे तभी इम्पैक्ट कर सकता है मेरे को मार्केट में अगर सब्स्टिट्यूट मिल रही हो। अगर पॉइंट टू बी नोटेड, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो क्या मैं उसके ऊपर प्राइस बढ़ने या घटने का मुझे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं आता। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड किसकी वजह से होता है? ऑब्वियस है किसकी वजह से? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट की वजह से। हैबिट्स और Several uses of commodities. सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटीज। यस और क्या क्या था? और भी कुछ कुछ लिखवाया था मुस्कान बंसल। टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड है तो ऑब्वियस है लेस इलास्टिक, अगर लॉन्ग टाइम पीरियड है तो क्या होगा? हाई इलास्टिक। और बताइए और क्या होता था, और बताइए और कौन कौन से पॉइंट्स लिखवाए हुए तुम्हें याद है? मुझे नहीं क्वेश्चन ऑफ कंज्यूमर इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी। इनकम, अगर मेरे ऊपर माचिस का प्राइस बढ़ जाए कोई इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि मेरा 10 रुपए लगते हैं, मेरे को 2 रुपए लगते हैं, मुझे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट अगर ऑब्वियस है अगर कोई चीज बहुत ज्यादा, एजुकेशन, ऑब्वियस है हेल्थ केयर, ये चीजें हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालती है तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है। तो बताइए यहाँ तक कोई डाउट बताइए। डिग्री ऑफ नेसेसिटी। नो सर। डिग्री ऑफ नेसेसिटी, जो नेसेसिटीज डिग्री होती है तो उस पर लेस इलास्टिक, और हाई डिग्री जो नेसेसिटीज नहीं होती है वो क्या होती है? लेस डिग्री ऑफ नेसेसिटी है तो नेचुरल सी बात है लेस इलास्टिक, सॉरी हाईली इलास्टिक। बताइए हो गया ये? और कुछ इसमें और क्या था बासु बताओ। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट, अगर आपको जैसे बाइक दिलानी है तो हिमांशु क्या हो सकता है? पोस्टपोन ज्यादा कर सकते हैं तो नेचुरल सी बात है। यस सर। तो वो क्या है? हाईली इलास्टिक। और पोस्टपोन कम कर सकते हैं तो वो क्या होगी? लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक। याद आ गया? क्लियर सबको यहाँ Yes, तक? sir. और बताइए Yes. डिमांड में कुछ और रह गया हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कुछ और रह गया हो, बताइए फटाफट। सर एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी बता दो एक बार। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी नोट्स में से? यस सर। रुक जाओ अभी मैं अभी आ रहा हूँ, नोट्स खोलता हूँ तभी बताता हूँ। डिमांड फोरकास्टिंग भी बता दूंगा। और बोलो और कुछ। पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट। पोजीशन वही कंज्यूमर इनकम स्पेंट इन द, वो तो एक ही हाँ बात जी है। सर। अगर मेरा ज्यादा इनकम लग रही है तो वो कम, और कम लग रही है तो ज्यादा। बताइए डिमांड में और कोई डाउट किसी का भी? डिमांड में बताइए फटाफट सब लोग, बताइए सब लोग। नो सर डिमांड में और नहीं है। डिमांड में और कुछ रह गया हो ना बताया हो, ना डिस्कस किया हो, ना रिवाइज कराया हो, बताओ फटाफट जल्दी। सर डिमांड डिस्टिंक्शंस, टाइट डिमांड। हाँ जी कराया था मैंने डिमांड डिस्टिंक्शंस। सो वो रह गया सर, मतलब हुआ क्या नहीं। कराया था डिमांड डिस्टिंक्शंस में? टाइप्स ऑफ गुड्स भी बताए थे आपने। हाँ जैसे टाइप्स ऑफ गुड्स कितने तरह की होती हैं? एरी गुड्स कितने तरह की होती है? 3 टाइप्स नेसेसिटीज, की होती हैं सर। लग्जरी, कंफर्ट और कंफर्ट्स कंफर्ट। और ऐसा। तो नेसेसिटीज परफेक्टली इनइलास्टिक, कंफर्ट्स रिलेटिवली इनइलास्टिक, और लग्जरी ऑब्वियस है लग्जरी क्या होगी? ऑब्वियस है ज्यादा इलास्टिक होगी, सॉरी इनइलास्टिक होगी सर। हाँ लग्जरी ज्यादा होगी और परफेक्टली इनइलास्टिक नेसेसिटी होगी, कंफर्ट रिलेटिवली इलास्टिक होगी। इसको ठीक कर हाँ लेना जी है। सर, हाँ जी सर। और कुछ बताइए। और डिमांड डिस्टिंक्शंस आ गई, ये रही। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर गुड्स बता दिया था। कुछ गुड्स प्रोड्यूसर बनाने के लिए बनाई जाती हैं, कुछ कंज्यूमर के लिए। ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स बता दिया था। ड्राइव्ड और ऑटोनोमस डिमांड, ऑब्वियस है जिस चीज की डिमांड हमें जरूरत रहती है वो ड्राइव्ड है। ऑब्वियस है जो इंडिपेंडेंट होती है वो ऑटोनोमस है। जैसे सिम और सिम और पेट्रोल खाली कोई यूजेज नहीं रखता, फोन के बिना सिम और पेट्रोल नहीं चलती है, तो नेचुरल सी बात है ड्राइव्ड और ऑटोनोमस डिमांड जो इंडिपेंडेंट है। इंडस्ट्री के लिए जो डिमांड आती है वो इंडस्ट्री डिमांड। कंपनी जो पूरी डिमांड कर रही है उसी लेवल पे तो वो कंपनी डिमांड। एक अकेले जैसे टाटा स्टील है वो कंपनी डिमांड है, और इंडस्ट्री डिमांड पूरी स्टील इंडस्ट्री जो डिमांड करती है वो इंडस्ट्री डिमांड। शॉर्ट रन जो छोटे टाइम पीरियड के लिए किसी चीज का इमीडिएट रिएक्शन आता है, जो लॉन्ग टाइम के लिए आता है वो लॉन्ग रन डिमांड। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक बताइए, फिर सप्लाई नो डिस्कस। सर। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन वाले फिर से बताना एक बार। शॉर्ट रन भाई जो शॉर्ट पीरियड के लिए इंपैक्ट डालती है, प्राइस का रिएक्शन आता है, लंबे समय तक के लिए नहीं आता। कई चीजें ऐसी होती है जो शॉर्ट है एकदम, कोविड की वजह से जैसे कई चीजों का प्राइजेस का इंपैक्ट आ रहा होगा, बट कई चीज का दोबारा तो इंपैक्ट नहीं आता ना, देखने को मिलता। आप समझ में आ रही है? जैसे Yes. फॉर एग्जांपल कोविड की वजह से कई चीजों के प्राइस एकदम बढ़ गए होंगे क्योंकि वो बन नहीं रही हैं, बट बाद में जब बननी शुरू हो जाएंगी तो वही प्राइस आ जाएंगे। ठीक है। फिर एक बार नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी वाला फिर से बताना। नेसेसिटीज बच्चों क्या होती है? जो बिल्कुल नेसेसिटी है, ऑब्वियस है परफेक्टली इनइलास्टिक, वो तो रहेंगी इनइलास्टिक। हाँ जी। यस सर। और ऑब्वियस है आपके पास कंफर्ट्स में क्या होगा? बताइए। आपके पास टाइम मिल जाता है किसी चीज को यूज करने का, तो कंफर्ट Yes, के sir. में क्या होगा? रिलेटिवली इनइलास्टिक थोड़ा सा। हाँ जी। ओके
और उसके बाद लग्जरी में ऑब्वियस है प्राइस ज्यादा होता है तो नेचुरल सी बात है हम डिमांड ज्यादा कर पाते हैं उसकी, और वैसे कम होता है तो कम कर पाते हैं, तो वो इलास्टिक चलती है मेरे हिसाब से। ओके सर। आ जाओ सप्लाई। लग्जरी इलास्टिक है, इन इलास्टिक है? इलास्टिक है, चेक मैं करना दोबारा। हाँ जी आ जाइए सप्लाई। हाँ जी सप्लाई मिल गया सभी को? Yes, नहीं sir. रिवाइज सप्लाई को बताओ भाई, सप्लाई पे आ जाएं। हाँ जी सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू पे पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी बताओ, सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक हम पढ़ रहे थे डिमांड, डिमांड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे? कंज्यूमर, मैं क्या डिमांड कर रहा हूं तो वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर अब प्रोड्यूसर क्या आपको दे सकता है तो वो क्या है आपके पास? ऑब्वियस है सप्लाई। अब मैंने बताया था सप्लाई क्या, प्रोड्यूसर की जो वांट है देने की आपको, एबिलिटी टू प्रोवाइड एंड विलिंगनेस टू प्रोवाइड। मेरे पास प्रोडक्ट पड़ा है, मैं उसे एबिलिटी रखता हूं प्रोवाइड करने की, बट मैं देना नहीं चाह रहा, तो वो सप्लाई है या नहीं है बताइए? No, sir. वो सप्लाई नहीं है। बट अगर मेरे पास एबिलिटी भी है और मैं देना भी चाह रहा हूं उस प्रोडक्ट को, आपको, तो वो क्या कहलाएगी बताइए? क्या कहलाएगी? सप्लाई। तो क्या Supply. लिखवाया था सप्लाई में? द सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर आर विलिंग, प्रोड्यूसर देना चाह रहे हैं, एंड एबिलिटी टू ऑफर टू द मार्केट। अब बताइए मेरे गोडाउन में माल पड़ा है और मैंने मार्केट में ऑफर नहीं कर रहा हूं, तो क्या वो सप्लाई है? हाँ जी जल्दी बताइए, मैंने No, बताया sir. था वो सप्लाई नहीं है। बट अगर मेरे पास गोडाउन में भी माल पड़ा और मार्केट में बेचने के लिए रेडी भी हूँ, ऑफर करने के लिए रेडी हूँ, तो वही क्या है? सप्लाई है। याद आया सप्लाई है सभी? सर। तो प्रोड्यूसर आर यस विलिंग सर। एंड एबल टू ऑफर एट टू द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, तो वही सप्लाई है, अदरवाइज वो सप्लाई नहीं है। तो वो सेल हो या ना हो, इट इज ए सप्लाई, इट इज अवेलेबल फॉर सेल इज नेसेसरी। मिल गया सभी को? मैंने इन्वर्टेड कोमास में लिखा था, मिल गया? यस सर। हाँ जी सबको दिख रहा है? अगर कोई गुड मेरे गोडाउन में पड़ी है तो वो सप्लाई नहीं है, बट अगर अवेलेबल फॉर सेल करूंगा तो ही वो क्या है? सप्लाई है। तो गोडाउन स्टॉक, स्टॉक कंसेप्ट है, बट अगर मार्केट में आ गई तो कौन सा कंसेप्ट है बताइए? कंसेप्ट। सप्लाई इज ए फ्लो कंसेप्ट और स्टॉक कंसेप्ट? Flow. सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट। उसके बाद सप्लाई के लिए दो चीजें याद रखनी है, ऑफर टू सेल, ऑफर फॉर सेल। ऑब्वियस है जरूरी नहीं है वो बिके, पर आप ऑफर करना चाह रहे हो। अब शॉपकीपर ने दुकान खोल रखी है तो वो उसकी सप्लाई है, वो बिके या ना बिके वो जरूरी नहीं है। सप्लाई इज ऑलवेज ए फ्लो कंसेप्ट। उसके बाद सप्लाई को कौन कौन डिटरमाइन करता है बताइए? प्राइस, मेरे पास पैसा ज्यादा मिल रहा होगा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, पॉइंट टू बी नोटेड, पैसा ज्यादा मिल रहा है, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट वही आ रही है, प्रोडक्शन की कॉस्ट वही आ रही है, पर मेरी चीज 100 रुपए में मुझे बन रही है, मैं 200 में बेच रहा हूँ, बट अब 200 की जगह 220 में बिक रही है और 100 रुपए में ही बन रही है। हाँ जी बताइए क्या होगा? प्राइस बढ़ने से मैं ज्यादा बेचने की कोशिश करूंगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। बट Yes, अगर sir. प्राइस कम होने से नेचुरल सी बात है, 100 रुपए 200 रुपए की बेच रहा था, 150 में बिक रही है, 100 की आ रही है, मैं क्यों बेचूंगा? मैं कहूंगा 50 रुपए बच रहे हैं भैया, अभी मैं बेचता नहीं हूँ, सप्लाई कम हो जाएगी। उसके बाद ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, याद रखना प्राइस ऑफ सप्लाई का, जो प्राइस ऑफ गुड्स का इंपैक्ट है, लॉ ऑफ सप्लाई जिसे हम बोलते हैं, प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज, वो तभी एप्लीकेबल होगा जब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट होंगी। अदर थिंग्स क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। हाँ जी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अब सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल दिया था मैंने, ये भी बताया था सप्लाई के केस में कॉम्प्लीमेंट्री देखा नहीं जाता। याद आया सभी को? क्या देखा जाता है? सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड। Substitute. सब्स्टिट्यूट, या उसे क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिंग गुड्स। क्या बोलते हैं उसे? कॉम्पिटिंग गुड्स, जो कंपटीशन करती हैं आपस में। तो बताइए उस केस में आप सोचिए, टी का प्राइस बढ़ा, क्या सर क्या हुआ? टी का प्राइस बढ़ा, याद कीजिए, याद फटाफट, टी का प्राइस बढ़ा, क्या हो रहा है? अब टी की डिमांड कम हो जाएगी। हाँ जी बोलिए। Yes, sir. बट कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? Jata. ज्यादा हो जाएगी। अब उस केस में अगर टी का प्राइस कम हुआ तो ऑब्वियस है टी की डिमांड बढ़ जाएगी और कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब मुझे इस केस के अंदर बताइए कैसे समझाया था मैंने? सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपका इनवर्स रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, याद कीजिए, बोलो जल्दी जल्दी बताओ यार, तुम्हारी वेट में बैठा हूं। स्नेहा बताओ। Supply or सर price. प्राइस, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर टी का प्राइस जो 5 से 10 हो गया था हाँ ठीक है, वेरी गुड, और कॉफी का 5 से 20 हो गया था। ठीक है। तो कॉफी का जब प्राइस बढ़ा तो टी की सप्लाई कम हो गई थी। जब कॉफी का प्राइस बढ़ा तो टी की सप्लाई क्या होगी थी? कम हो गई थी। कम होगी थी। और कुछ एग्जांपल देके आस्था समझा। मैंने एक और अच्छा एग्जांपल दिया था, आस्था जल्दी समझा। अगर टी का प्राइस 5 से 10 हो गया, ठीक है, टी का प्राइस 5 से 10 हो गया, सप्लाई भी बढ़ गई, सप्लाई भी बढ़ गई,
बट उसकी डिमांड क्या हो गई? कम। कम हो गई। और उसके बाद सप्लाई बढ़ गई, और उसके बाद कॉफी में क्या होगा बताओ? कॉफी सर। कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, यस सर। पर उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। कम हो जाएगी। तो प्राइस ऑफ टी और कॉफी की सप्लाई पे कैसा इंपैक्ट डाल रहा है? उसकी डिमांड क्या हो रही है, उसकी सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। आपका प्राइस बढ़ने से सप्लाई किसकी कम हो रही है? कॉफी की। कॉफी की। तो कैसा रिलेशनशिप आया? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। अब क्लियर हुआ सबको? हाँ जी बताइए, अब क्लियर हुआ सबको? बताइए। हाँ जी, मुस्कान Yes, sir. बंसल, मुस्कान Yes, सिंगला, sir. बताइए। अब बताइए सब लोग, बताइए कि Yes, sir. एक का प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियस है आपका प्राइस बढ़ा तो ऑब्वियस आपकी सप्लाई तो बढ़ेगी, बट दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी तो जिसकी वजह से उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो उसकी सप्लाई कम होगी, आपका प्राइस बढ़ रहा है, उसकी सप्लाई कम हो रही है। आपका प्राइस कम हो रहा है तो नेचुरल सी बात है लोग आपकी तरफ ज्यादा आ रहे हैं, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? आपका रिलेशनशिप कैसा हुआ? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ। कैसा रिलेशनशिप हुआ बच्चों? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? वास्तु क्लियर हुआ? अब याद आ गया सभी को? Yes, sir. हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बताइए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन हो जाए, अदर प्राइस वही रहे, मार्केट में 200 की बिकती है पर मेरा प्रोडक्शन की कॉस्ट डाउन हो जाए तो मुझे ज्यादा पैसे बचेंगे। ज्यादा पैसे बचेंगे तो मेरी सप्लाई भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर मुझे कम पैसे बचेंगे तो अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाए और प्राइस वही रहे तो उस केस में मेरे पास सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो सप्लाई क्या होती है? ज्यादा। ज्यादा। अगर ओल्ड टेक्नोलॉजी होती है तो सप्लाई क्या होती है? कम, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, प्राइस भी ज्यादा मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी अगर बैंड हो जाए सप्लाई कम हो जाएगी, अगर गवर्नमेंट ने आपको इनकरेज कर दिया तो सप्लाई बढ़ जाएगी। अदर फैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो सप्लाई अच्छी जाती है, रोड्स अच्छी है तो लोग ज्यादा सप्लाई कर पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्स्ट है तो नेचुरल सी बात है सप्लाई क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस इंक्रीज सप्लाई डाउन, सॉरी प्राइस सप्लाई आल्सो इंक्रीज, प्राइस डाउन तो नेचुरल सी बात है सप्लाई आल्सो डाउन। क्लियर? यस सर। अब ये लिखवाई थी assumptions, क्या क्या होती थी? नो चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, नो चेंज इन द वेदर कंडीशंस, तो ही ये पॉसिबल है लॉ ऑफ सप्लाई। अब वेदर कंडीशंस, प्राइस तो बढ़ रहा है बट सप्लाई बढ़ इसलिए नहीं पा रही कि वेदर साथ नहीं दे रहा, तो ऑब्वियस है आपके पास आपकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती। आपका तभी पॉसिबल है, प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई भी तभी बढ़ेगी जब ये सारी चीजें साथ देंगी। तो ये assumptions हैं कि ये चीजें चेंज नहीं हो रही, तभी आपके पास ऑब्वियस है लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल हो रहा है। मतलब वेदर कंडीशन भी वही रहेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट भी वही रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी वही रहेगा, टेक्नोलॉजी भी वही रहेगी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन भी, फैसिलिटीज भी अच्छी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बताइए, हाँ जी एग्जाम्पल दिया था सप्लाई ऑफ लेबर का, जल्दी बताइए फटाफट, कौन देगा मुझे एग्जाम्पल? जिसके ऊपर दिया था वही सुना दो अपने आप। हाँ जी बताओ फटाफट, सप्लाई ऑफ लेबर। सर जब हाँ स्टार्टिंग में हमें पैसे कम मिलते हैं तो हम ज्यादा काम काम करते करते हैं और फिर जब हम मतलब पैसे हमें ज्यादा थोड़ा मिलने लग ज्यादा जाते हैं, पैसे मिलते हैं तो थोड़ा और करने लग जाते हैं, लेकिन और ज्यादा बढ़ जाते हैं फिर कम कर देते हैं। कम कर देते हैं। तो बैकवर्ड बेंडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो कहता है राइट। राइट। तो एक्सेप्शंस क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ लेबर पे एप्लीकेबल नहीं होता। पैसे बढ़ते जाते हैं तो सप्लाई नहीं बढ़ती है, उल्टा कम हो जाती है, क्योंकि वो लाइजर हो जाते हैं, वो सोचते हैं आराम कर लेते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब पैसा ज्यादा मिल रहा है तो मैं फिर खर्च करने के लिए भी तो मुझे टाइम चाहिए, तो सप्लाई ऑफ लेबर पे ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता। उसके बाद पेरिशेबल गुड्स पे भी क्या पॉसिबल है हिमांशु? प्राइस बढ़ जाए, क्या सप्लाई बढ़ा सकते हो पेरिशेबल गुड्स की? नो सर। नहीं बढ़ा सकते। हाथ से बनने वाली गुड्स की बढ़ा सकते हो? नहीं सर, वो भी एक लिमिट अमाउंट में अब बनते किसी हैं। को कैश चाहिए आज ही की आज में, तो वो प्राइस कम हो ज्यादा वो बेचेगा ना, तो उसके लिए कोई मैटर नहीं करता ना प्राइस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वो तो सप्लाई नहीं बढ़ाएगा। कोविड के सिचुएशंस में कई लोगों को हो सकता है ना कैश अरेंज करना पड़ रहा हो, कुछ बेचना पड़ रहा हो। हाँ जी बोलो भाई। हाँ जी, स्टोरिंग की कॉस्ट का भी इंपैक्ट आता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते। आप ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सकते हो प्राइस ज्यादा होने से? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उसके पास हमारी सप्लाई लिमिटेड रहती है। उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्या फॉर्मूला लिखवाया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। न्यू सप्लाई माइनस, बताइए, ओल्ड सप्लाई अपॉन में ओल्ड सप्लाई अपॉन में न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन में ओल्ड प्राइस। तो ये क्या आएगा आपके पास? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कौन कौन से तरह के होंगे? ऑब्वियस है ई जीरो, जब सप्लाई बिल्कुल रिलेटिवली क्या होगी बताइए? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बिल्कुल जीरो इंपैक्टेड है, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस कोई फर्क नहीं पड़ता। इनइलास्टिक, अगर ऑब्वियस है प्राइस के चेंज आने से प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है, सप्लाई में थोड़ा चेंज आ रहा है, न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक। जब दोनों बराबर होते हैं
तो ऑब्वियस है इलास्टिक। अगर ऑब्वियस है सप्लाई में चेंज ज्यादा आ रहा है, प्राइस में कम आ रहा है, तो रिलेटिवली इलास्टिक। और अगर कोई इंपैक्ट नहीं आ सकता तो उसको इनफिनाइट। हाँ जी, इलास्टिक। मिल गया सभी को? याद आया सभी को? इसका ग्राफ भी किया था, बताइए। जैसे मिड पॉइंट इलास्टिसिटी होती है, तो सर इसमें भी हमें ऐसे करना नहीं चाहिए नहीं कि नहीं मतलब नहीं नहीं, इसमें नहीं है, इसमें आपके पास यही है। हाँ जी, मिला? ये हमने सप्लाई कर्व भी बनाए थे, बनाए। रिस्ट्रिक्टेड गुड्स के केस में इनइलास्टिक है, मेडिसिन के केस में पॉसिबल ही नहीं है आप सप्लाई बढ़ा लो, प्राइस जितना मर्जी होता रहे, गवर्नमेंट ने जितनी सप्लाई देनी है उतना ही सप्लाई रहेगी। मिला? हाँ जी, याद आया सभी को? यस सर। उसके बाद पेरिशेबल के केस में याद कीजिए, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई थोड़ी बढ़ पाती है क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है। अब बताइए, महंगी हो जाए बहुत ज्यादा तो आप क्या सप्लाई बढ़ा सकते हैं? मुझे बताइए, बहुत ज्यादा सब्जियां महंगी हो जाए, क्या सप्लाई बढ़ा पाएंगे किसान? बताओ सब लोग। नहीं बढ़ा पाएंगे ना उतनी। थोड़ा चेंज आएगा पर इतना नहीं आएगा, तो प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा जबकि सप्लाई में कम चेंज आएगा। और सप्लाई कर्व कैसा होता है? ऊपर की तरफ जा रहा होता है। और जब बराबर चेंज आएगा तो क्या बोलेंगे बताइए फटाफट जल्दी, क्या बोलते हैं उसको? E इज इक्वल टू 1। और जहां लग्जरी गुड्स के केस में थोड़ा सा प्राइस ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियस है सप्लाई में ज्यादा फर्क डाल देते हैं। होता है नहीं होता? बताओ भाई बच्चों। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ यार, आंसर किया करो साथ साथ। ओजस आंसर कर यार, अंकित पीयूष आंसर किया करो। बाकी बच्चों कहाँ हो भाई? मुस्कान सिंगला, बाकी बच्चों कहाँ हो भाई? अर्पित माटा जी सुन रहे हैं, बाकी गायब है सब। हाँ जी, अश्मीत जगमीत, बाकी कहाँ हो सब लोग? साक्षी, खुशी, फटाफट आंसर कर खुशी। लग्जरी गुड्स के केस में बता बच्चा, क्या सप्लाई बढ़ा सकती है तू? थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाए तो सप्लाई ज्यादा नहीं दे देगी लग्जरी गुड्स के केस में? तेरा मार्जिन ज्यादा होता है ना लग्जरी गुड्स पे, Yes, sir. तो ऑब्वियस से सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बताओ। ज़्यादा. ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जहां पर सप्लाई पे फर्क नहीं पड़ सकता, इन्फिनाइट। बताइए यहां तक कोई डाउट? अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपकी सप्लाई को? कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बताइए फटाफट। नेचर ऑफ कमोडिटी, फटाफट पढ़िए इसको, पढ़िए फटाफट। बताइए इसमें डाउट है तो कुछ भी पढ़िए फटाफट, पढ़िए। पढ़िए, 1 मिनट, 1 मिनट ब्रेक दे रहा हूं।
हाँ जी, पढ़ लिया सभी ने सप्लाई Yes, Yes, sir. sir. पूरा, कोई डाउट? No, sir. डिमांड सप्लाई दोनों ओवर हो चुके हैं, बताइए कोई डाउट हो तो बोलिए, फिर नए पे चलते हैं, फिर यूटिलिटी पे करते हैं। बताओ बच्चों, चलें? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन चलें? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आज तो मुझे ही बोलना है, आप लोगों ने तो कुछ बोलना ही नहीं, आपने तो सिर्फ यस सर बोलना है, वो तो बोल दो यार। यस और नो? यस सर। No. Yes, sir. कहीं की तो आवाज ही नहीं सुनती, दो चारों की सुनती है मुझे, बाकी तो सब सो रहे होते हैं आधे तो। कहाँ है भाई बाकी? है भाई? कई लोगों की तो मुझे पीयूष की आवाज नहीं सुनी कभी, ओजस की बहुत कम सुनी है, बाकियों की बहुत कम सुनता हूँ, बहुत कम। कहाँ हो भाई? कोई आंसर नहीं, सुन रहे हैं फिर भी, कहता हूँ हमारा नाम आ रहा है फिर भी हम सुनते रहते हैं। चलिए आ जाओ, अब करते हैं यूटिलिटी। हाँ जी, आ गया सबके सामने यूटिलिटी? Yes, sir. यस सर। हाँ जी, क्लियर। अब करते हैं स्टार्ट यूटिलिटी। बताइए फटाफट क्या होता है यूटिलिटी आपके पास? हाँ जी, बताया था यूटिलिटी, एक्सप्लेन कीजिए यूटिलिटी क्या होता है। Want satisfying power of a commodity. ऑब्वियस है, जिसका ह्यूमन की वांट्स क्या है, कहता है काफी अनलिमिटेड है। ऑब्वियस है हम अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, तो हम जब सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं तो हमें वो चीजें यूज करनी होती है जिसमें हमें वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। और ऑब्वियस है क्या है यूटिलिटी? बताइए स्नेहा, क्या है यूटिलिटी? क्या सेटिस्फेक्शन है यूटिलिटी? एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन, ना तो प्लेजर है ना यूजफुलनेस है, क्योंकि ऑब्वियस है कोई चीज यूजफुल तो नहीं हो सकती। कई चीजें हमारे लिए यूजफुल भी नहीं है, अल्कोहल है हमारे लिए यूजफुल भी नहीं है, तब भी लोग ड्रिंक करते हैं। तो मेन थिंग क्या है कि यूजफुल भी नहीं होती है, प्लेजर भी नहीं होती है, बट सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती है। बट सबसे ज्यादा यूटिलिटी क्या होती है? एक एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन होती है। उसके बाद हाँ जी हिमांशु, डिमांड फॉर यस यूटिलिटी सर। डिपेंड्स अपॉन द क्या होगा आपके पास? कम्युनिटी ऑफ ए कंज्यूमर। यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? यूजर के सर ऊपर। उस यूजर के ऊपर डिपेंड अगर करता है सर, उसकी ऑब्वियस है क्या अलग अलग है उसका ही इज विलिंग टू पे और नॉट, नेचुरल सी बात है, वो पे करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, वो सारी उसके ऊपर यूटिलिटी के ऊपर आती है। तो मैंने आपके साथ साथ कुछ वांट्स बताई थी, क्या होती हैं हमारी वांट्स? क्या होती हैं? अनलिमिटेड अनलिमिटेड होती और है। सेटिएबल होती हैं। और मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, वांट्स आर अल्टरनेटिव। टाइम प्लेस और पर्सन के हिसाब से वांट्स हमारी बदलती रहती है, हैबिट्स और कस्टम के हिसाब से हमारी बदलती रहती है। उसके बाद आ जाइए, हमने जैसे गुड्स पढ़ी थी वैसे ही वांट्स भी पढ़ी थी। कौन कौन सी होती थी? नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरी। नेसेसरी वांट्स कौन सी होती है? जो हमारी जरूरत वाली होती है। कंफर्ट्स जो ऑब्वियस है हमारे लिए एसी फ्रिज वगैरह ये आपके कंफर्ट्स में आते हैं। लग्जरी ऑब्वियस अगर आप BMW कार चलाते हो तो नेचुरल सी बात है वो आपकी लग्जरी वांट है। उसके बाद यूटिलिटी में हमने क्या क्या नोटिस किया था बताइए? यूटिलिटी हमारे लिए यूजफुलनेस के लिए नहीं बनी है, एंटीसिपेटेड आपके पास सेटिस्फेक्शन है। और यूटिलिटी कैसा होना चाहिए? नेचुरल सी बात है, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। क्या दिया था एग्जांपल? ऑब्वियस है, बताइए न्यूट्रल के केस में एग्जांपल दिया था, किसको याद है? कौन किसके ऊपर दिया था? बताइए फटाफट, बताइए, बताओ बताओ, मैंने बताया भी था, फटाफट जल्दी बताओ। गुड थिंग हैव यूटिलिटी, बैड थिंग हैव आल्सो यूटिलिटी। तो इसलिए यूटिलिटी क्या होती है आपके पास? न्यूट्रल होती है। यूटिलिटी को ये नहीं देखती क्या गुड है और क्या बैड है, यूटिलिटी सबकी होती है। नेचुरल सी बात है, यूटिलिटी इज एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ सैंपलिंग। हाँ जी मुस्कान सिंगला, मैं यूटिलिटी दे रहा हूँ किसी चीज की, क्या आप दे रहे हो? तो नेचुरल सी बात है दोनों में डिफरेंस आ सकता है। यस सर। तो यूटिलिटी के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हम पढ़ेंगे। मुस्कान बंसल कौन कौन से फैक्टर पढ़ेंगे फटाफट बोलो? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। किसने दी थी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस? एल्फ्रेड मार्शल। और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस किसने दिया था? हिक्स एंड एलन ने। उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को क्या बोलते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और हिक्स एंड हेंस ने जो दिया था वो क्या था? एलन ने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्या होती है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच? क्या होता है मेन बेस उसका? प्राइस इज रॉड ऑफ, बताइए। प्राइस इज ऑब्वियस, हर चीज को किस में माप रहे हैं हम? यूटिलिटी को किस में माप रहे हैं? प्राइस है, प्राइस में माप रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं,
तो नेचुरल सी बात है वो कौन सी यूटिलिटी है? कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी में नंबर्स होते हैं आस्था, हाँ जी सबको पता है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या होती है? रैंकिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंकिंग क्या होती है? मान लीजिए मैं कहीं खाना खाने जाता हूँ शादी में, तो वो मेरी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, मेरा मर्जी है जो मुझे पसंद होगा सबसे पहले मैं वही खाऊंगा। बट अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो जहाँ मेरे को पैसे पे करके कुछ खाना है, तो उस केस में जो मैं नेचुरल सी बात है पैसे के हिसाब से जो चीज खरीद रहा हूँ वो मेरी क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। याद रहेगा सभी को? बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, और कार्डिनल यूटिलिटी के लिए ऑब्वियस है यूटिलिटी ऑफ मनी भी नोटिस करना है। इसके साथ साथ आ जाइए अब, इसके साथ साथ अब हमने किया था यूटिलिटी के लिए, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के लिए सबसे पहले टोटल यूटिलिटी क्या होती है? Sum total of all the utilities derived from a consumption. ऑब्वियस है, जो अकेली यूनिट को खाने पे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो है मार्जिनल, बट अगर मैं उसका सम कर दूं तो वो क्या कहलाएगी? Total utility. टोटल यूटिलिटी। क्या कहलाएगी वो? टोटल यूटिलिटी। मतलब अकेली चीज को खाने से जो मुझे मिल रहा है वो है मेरी मार्जिनल यूटिलिटी, और जब मैं उसका सम कर दूं तो वो क्या होगी आपके पास? आपकी टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन Of MU. MU। और मार्जिनल यूटिलिटी का सम क्या होता है? TUN माइनस TUN माइनस 1। उसके बाद हाँ भाई दिख गया? आगे, एक आइसक्रीम खाता हूँ, यस सर। कितने की सेटिस्फेक्शन मिलती है? 150 की। दूसरी खाऊंगा कम हो जाएगी ना? हाँ जी। यस सर। खाऊंगा और कम हो जाएगी, चौथी खाऊंगा और कम हो जाएगी। याद आया सभी को? आइसक्रीम भी दिखाई थी, कॉर्नेटो दिख रही है सबको? हाँ जी सर। हाँ यस जी। सर। जैसे जैसे खाता रहूंगा वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी की पावर क्या होती चली जाएगी? कम हो जाएगी। कम इसी सर। कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर एक साथ एक टाइम पे अगर कोई भी चीज हम रेगुलरली कंज्यूम करेंगे तो नेचुरल सी बात है हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम। हिमांशु एग्जांपल दिया था, पानी पी। हाँ जी सर। पीऊं? थोड़ा और पीता पानी हूँ। पी ले। ठीक है सर। पी। पी रहा हूँ। उसको वैसे ही पी पीना ले। होगा पानी। थोड़ा और पी ले। ओके सर। पी लिया सर। थोड़ा और पी ले। बस सर। नहीं थोड़ा और पी ले। ठीक है सर। तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता जा रहा है अब? कम होता जा रहा है सर। कम होता जा रहा है। तो उसको क्या कहा Yes, था sir. हमने? मार्जिनल यूटिलिटी। तो Utility. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक ही टाइम पे जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं बार बार, तो उससे नेचुरल सी बात है उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आ जाइए। हाँ जी। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी को हम टोटल सेटिटी भी बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। हाँ जी। व्हेन आप देखिए TU और MU कैसा ग्राफ है, देखिए सब लोग देखिए, यहां से देखना है सबने। TU क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। MU Yes, क्या हो yes, रही है? sir. गिर रही है। कम होते जी। देख रहे हैं? एक ही ग्राफ पे हमने दिखाया था, याद कीजिए। जब MU नीचे की तरफ जा रही है, TU ऊपर की तरफ। बट जब MU 0 है वहां पर TU मैक्सिमम है। वहां पे TU क्या है? सबको दिख रहा है, मैक्सिमम है। तो ऑब्वियस है, क्या लिखवाया था बताइए जल्दी जल्दी, क्या लिखवाया था फटाफट? TU is rising, MU is falling. ऑब्वियस है, TU बढ़ रहा है, MU डिक्लाइन। MU 0 तो TU Maximum sir. और इसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी याद कीजिए, क्या Point of बोलते थे इसको? saturation. पॉइंट Point of ऑफ satiety. क्या बोलते थे? सेचुरेशन या पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन या फुल सेटिस्फेक्शन। बट ऑब्वियस है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाद में बताई थी। बताइए यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दोनों पता लगे थे? याद आया होगा सभी को? जब TU Yes, sir. मैक्सिमम होता है तो पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है MU 0 होता है, उसके बाद TU गिरना शुरू हो जाता है। याद आ गया सभी को? बट Yes, याद sir. करो ये कंसेप्ट भी दिया था आपको, TU इज राइजिंग, MU इज फॉलिंग, TU is maximum, MU is 0, TU is falling, MU is negative। अब मैंने आपके साथ एग्जांपल दिया था प्राइस के साथ, बताइए दिया था? याद आया सभी को? Yes, sir. हाँ जी, प्राइस के Yes, साथ sir. एग्जांपल दिया था सभी को। बताइए क्या एग्जांपल दिया था प्राइस के साथ? अगर प्राइस 10 और यूटिलिटी मिल रही है 30 तो और कंज्यूम करना चाहूंगा। फिर प्राइस 10, यूटिलिटी मिल रही है 20 और कंज्यूम करना चाहूंगा। प्राइस फिर 10, यूटिलिटी मिल रही है 15 और कंज्यूम करना चाहूंगा। बट जब मेरी यूटिलिटी के बराबर आ जाता है तो नेचुरल सी बात है प्राइस के, तो वो क्या होता था पॉइंट? बताइए। मैक्सिमम Satisfaction. सेटिस्फेक्शन। उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जब तक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब तक मैं बढ़ता रहता हूं। जब मेरा प्राइस किसके इक्वल हो जाता है बताइए? मार्जिनल यूटिलिटी के। तो नेचुरल सी बात है उसको क्या बोलूंगा मैं? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और उससे ऊपर वाला लेवल क्या होता है बताइए? उससे ऊपर वाला लेवल क्या होता था? कंज्यूमर Surplus.
सरप्लस। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट क्या है? फोर्थ यूनिट मेरी क्या होगी? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में मुझे 30 मिल रहा है, मेरा प्राइस था 10, मेरे को फिर उसके बाद 20 मिल रहा है, प्राइस था 10, 15 मिल रहा है, प्राइस था 10, बट जहां मेरा प्राइस और वैसे दोनों चीजें बराबर आ रही हैं, तो वो मेरे पास क्या होगा? आपके पास क्या होगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। याद आया सभी को? ऑब्वियस है, 2-3 एग्जांपल भी लिए थे। जब प्राइस को कम किया था तो मेरा लेवल कहां पर जाके 7th यूनिट पे मैं सेटिस्फाई हो पाया था। जब मैंने प्राइस बढ़ा दिया था तो नेचुरल सी बात है 2nd यूनिट पे हो पाया था। तो इसी की वजह से क्या बनता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ही क्या बनता है? प्राइस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस ज्यादा तो नेचुरल सी बात है डिमांड कम, प्राइस कम, नेचुरल सी बात है डिमांड ज्यादा। तो याद आया सभी को? याद है? दोनों को क्लियर करके बताया था। अब आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कहता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉ अंडर द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, based that total wants of the persons are usually unlimited, each single want is satisfiable, each want is capable of being satisfied. कहता है since each want is satisfiable on a consumer consume more and more units of obvious incentively, तो नेचुरल सी बात है ऑफ हिज वांट्स और ए गुड्स गोन्स ऑन डिक्रीजिंग एंड पॉइंट इज रीच्ड वेयर द कंज्यूमर नो लॉन्गर वांटेड। तो नेचुरल सी बात है एक ऐसा पॉइंट आता रहता है जब मैं ज्यादा कंज्यूम करता रहूंगा तो एक ऐसा कंज्यूमर का लेवल आ जाएगा जब मेरे को और ज्यादा चीज नहीं चाहिए और उसके बाद नेगेटिव जाना शुरू कर दूंगा। मैं एक आइसक्रीम खा रहा हूँ, दूसरी खा रहा हूँ, तीसरी खा रहा हूँ, चौथी खा रहा हूँ, पांचवी खा रहा हूँ, छठी खा रहा हूँ, सातवीं खाते ही मेरा नेचुरल सी बात है गला चौक हो जाएगा और उसके बाद अगर खाऊंगा तो बाहर ही आएगी वो। क्लियर? हाँ जी, याद आया सभी को? यस सर। उसके Yes, बाद sir. हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की कुछ अजम्पशंस ली थी। कहता है हम इसको किस में मापते हैं? बताइए किस में मापते हैं? मनी की फॉर्म में। मनी की फॉर्म में। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा रहेगा? ऑलवेज Constant. कांस्टेंट, और कोई गैप नहीं होना चाहिए। रेगुलर कंज्यूम करना है। Constant. कैसा है? करना है, रेगुलर कंज्यूम करना है। और कैश और गोल्ड पे क्या एप्लीकेबल होता है? पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हिमांशु पैसे दे रहा हूँ, तेरे को दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ, लेता रहे, कितने को तेरे को हाँ जी फर्क सर। पड़ेगा? तू कहेगा दे दो सर और दे दो, मैं सर दे दो सर, पैसे की कोई ठीक है ना? दिक्कत पैसे की कोई हाँ जी दिक्कत नहीं नहीं है। है सर। और ऑब्वियस है As we एक साथ decline. एक जैसी यूनिट खाओगे तो नेचुरल सी बात है होमोजीनियस कम्युनिटी पे ये इम्पैक्ट डालेगा, दूसरों पे ये इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अलग अलग डिफरेंट टेस्ट खाओगे तो पॉसिबल नहीं है ना फिर ये पॉसिबल हो। तो ये नेचुरल सी बात है एक जैसी कम्युनिटी को खाना है। हाँ भाई दिख रहे हैं? और किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता था? एजुकेशन, मनी, और किस पे नहीं होता था? Conquered. हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ। Conquered. Habits, इन सब चीजों पे hobbies, एप्लीकेबल, हाँ music. एप्लीकेबल नहीं होता था। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या होता है? पॉइंट वही पॉइंट जिसमें कंज्यूमर सरप्लस से बाद आता है, वो पॉइंट जिसमें मनी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और प्राइस इक्वल आ जाते हैं, तो नेचुरल सी बात है वो क्या होता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। याद आया सभी को? अच्छी तरह से लिखवाया हुआ है एक एक चीज। हाँ जी। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्राइस, तो नेचुरल सी बात है अगर प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो क्वांटिटी कम आएगी, प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी ज्यादा आएगी। याद आ गया सभी को? हाँ जी। पर एक इस पे कुछ अजम्पशंस हैं, यूटिलिटी को मेजर करना कई बार मुश्किल हो जाता है, इग्नोरेंस इफेक्ट भी है। कईयों से पूछो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो इग्नोर भी करते हैं इस चीजों को। तो नेचुरल सी बात है कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन जरूरी है, हैबिट्स और कस्टम के केस में ये पॉसिबल नहीं है। अब सिगरेट पीने वालों को बोलो तुम्हारी यूटिलिटी डाउन होती है, वो कहते हैं चेन स्मोकर है हम तो, एक सिगरेट खत्म होती है दूसरी लगा लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को? याद रहेगा? Sir, last वाला point था ना? बोलो। Expensive goods. एक्सपेंसिव गुड्स, नेचुरल सी बात है उसमें तो हमें और ज्यादा यूटिलिटी मिलती जाती है। जैसे हीरे जवाहरात, गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियों की कलेक्शन करने वालों की यूटिलिटी डाउन होती है कभी? 100 गाड़ियां इकट्ठी कर रखी हैं, दुबई जाके देखो। हाँ भाई, Yes. है ना? पूरे यार्ड बनाए हुए हैं। का मतलब क्या हुआ? हाँ जी बोलो, मुस्कान बोलो। चलिए यहां तक बताइए कोई डाउट? यूटिलिटी के मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस याद आ गया सभी को? अब क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ता जा रहा है, नेचुरल प्राइस की साथ हम जब यूटिलिटी को कंपेयर करते हैं, अगर यूटिलिटी ज्यादा आ रही है तो कंज्यूमर सरप्लस, और प्राइस और यूटिलिटी बराबर हो जाती है तो नेचुरल सी बात है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो वो पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। याद आ गया सभी को? बताइए, यस सर। बोलिए, चलें आगे? यस सर। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस पे चले? इस तक कोई डाउट है तो बताइए। ये लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, यूटिलिटी टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हाँ जी, आस्था बोलो भाई। आस्था, कुछ कुछ याद हुआ, कुछ कुछ रिवाइज हुआ? Yes, sir. हाँ भाई, खुशी,
Yes, sir. पक्का कुछ कुछ याद आ गया? सारा ही आ गया सर. सारा आ गया? क्वेश्चंस हो जाएंगे? अब मेरे साथ साथ करोगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे? हो तो जानी चाहिए सर. अच्छा, बाकी लोग? हाँ भाई, यस सर. आशीष क्या स्टेटस है? बोलो. हाँ भाई, रितु क्या स्टेटस है? हो जाने दो। हो गया सर ऑलमोस्ट. ऑलमोस्ट याद आ गया कुछ कुछ? कुछ यस कुछ सर. चलो. यस हाँ भाई, और कोई? मुस्कान बंसल कुछ कुछ याद आ गया थोड़ा बहुत? अर्पित सर. माटा जी? माटा जी कह रहे हैं आज हो क्या रहा है ये नहीं पता, है ना माटा जी? नहीं सर, ऐसी थोड़ा बात है. अच्छा, क्या याद आया फिर? क्या था मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस? चल एक बार रिवाइज करते सभी का. मैं सर. हाँ हाँ, मैं मीन्स अर्पित माटा. बोल. मार्जिनलिटी बताना है. हाँ हाँ, वही सर, जब हमें एक्स्ट्रा क्वांटिटी देंगे सबसे पहले तो तो बताइए उसकी कौन सी यूटिलिटी अप्रोच है, कार्डिनल या ऑर्डिनल? कार्डिनल. कार्डिनल. तू कहाँ खोया हुआ है ना? याद नहीं आया ना तुझे? तू कहीं ना कहीं खोया हुआ है, इसीलिए मैंने तेरे को बीच में टोका है. जाग के बैठ, सो के मत बैठ. राहुल जिंदल. हाँ जी जिंदल साहब, क्वेश्चन करने हैं अभी. कहाँ हो? ठीक है जी, यहीं पे हूँ. अच्छा, आ गया याद कुछ हद तक? पेपर आ रहे हाँ हैं जी हाँ. बच्चा, जून अटेम्प्ट सामने खड़ा है. 20 दिन रह गए, अब भी रिवाइज नहीं करा तो भूल जाओगे सब कुछ. हाँ जी बच्चों, बोलो. आंसर कर राहुल जिंदल. हाँ जी सर. हाँ, चल फिर सुना दे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. क्वेश्चन में कर लेंगे ना सर. अच्छा, क्वेश्चन पे देर से ही पूछूंगा. चल आ रहा हूँ, 100 के 100 क्वेश्चंस कराता हूँ. हाँ जी. इंडिविजुअल कुछ कौन से होते हैं? इंडिविजुअल गुड्स मतलब मैंने बता तो दिया, जिसको मतलब एक्सपेंसिव गुड्स के केस में. ठीक है. उसके बाद इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस आ जाइए, जिसपे रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं. रैंक 1. कॉम्प्लीमेंट्री गुड कैसे इफेक्ट करेंगे हमारे यूटिलिटी कर्व को? यूटिलिटी कर्व को कौन से? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अभी कराता हूँ ना मैंने, छोटे क्वेश्चंस कराने, एक एक चीज का आंसर दूंगा, टेंशन ना लो. पहले मैं रिवाइज करा दूं, ठीक है? उसमें से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जोन जोन से मिलेंगे सारे डिस्कस करेंगे. और बोलो. हाँ जी, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस जब हम क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों, बताओ? Ranking. क्या प्रोवाइड करते हैं? रैंकिंग. जो चीज सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगती है खाने में, मैं नंबर 1 देता हूँ. जो उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है उसे सेकंड नंबर, और उसके बाद थर्ड नंबर. हाँ जी बताइए. इनडिफरेंस कर्व में एक और भी चीज होती है, टू गुड्स का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होता है. हाँ जी बताइए. Yes sir. सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल जो दो गुड्स हमें प्रोवाइड कर रही होंगी उसे हम क्या बोलेंगे? इनडिफरेंस कर्व. दिस अप्रोच ऑब्वियस है बेस्ड होगी कंज्यूमर के प्रेफरेंस पे. ज्यादातर किसके ऊपर बेस्ड होती है? कंज्यूमर प्रेफरेंस. और ऑब्वियस है ह्यूमन सेटिस्फेक्शन है. ऑब्वियस है ये फिनोमिना है हमारा, कैन नॉट बी मेजर्ड. कहता है नंबर्स में मापना बहुत मुश्किल है. हमें क्या पूछा जाए, अगर हमारे सामने शाही पनीर रख दिया जाए, दाल मखनी रख दी जाए, मलाई कोफ्ता रख दिया जाए, मुझे क्या पता यार, मुझे तो जो अच्छा लगेगा मैं वही खा लूंगा. मैं बता सकता हूँ किसका नंबर कितना दे पाऊंगा? मैं नहीं रख दे पाऊंगा. तो नेचुरल सी कहता है बड़ा मुश्किल हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ना. मार्जिनल यूटिलिटी की सबसे बड़ी कमी है, हर चीज को नंबर में क्वांटिटेबल माप रहा है, वो पॉसिबल नहीं है. हर चीज को क्वांटिटेबल मापना बहुत मुश्किल हो जाता है. कहता है कुछ चीजें नेचुरल सी बात है, हम नेचुरल सी बात है नंबर्स में माप नहीं सकते. होता है ना ऐसा बच्चों, कुछ चीजें हम नंबर्स में माप नहीं सकते. हाँ भाई होता है. बताइए, ऐसे ही हमारी जो चीज टेस्टी लगती है, चाहे वो 100 रुपए की हो चाहे 500 की हो, हमें कोई फर्क पड़ रहा होता है? नो सर. हिमांशु, मुझे कोई कार्ट वाला बहुत पसंद है, वो 50 रुपए में कोई चीज देता है और होटल में उसे 500 में मिलती है, मैं किस पे जाऊं? 50 में या 500 में? पर मुझे 50 वाली टेस्टी लगती है बहुत. 50 वाले मैं जाऊंगा ना, उसकी नंबर्स क्यों देखूंगा मैं? मुझे क्या लेना, मुझे तो अच्छी लगती है. अगर वो 50 की जगह मुझसे 80 भी ले लेगा, मुझे कोई फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए. नहीं पड़ना चाहिए. मुझे वो टेस्ट दे रहा है, अच्छी चीज बना के दे रहा है, हाइजीनिक दे रहा है, तो नेचुरल सी बात है मुझे वो पसंद है, तो मुझे जाना चाहिए. अच्छा वो कार्ट है तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती है. तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपके साथ इन दिस अप्रोच, कहता है इट इज मच इजियर
साइंटिफिकली भी कहता है साउंड लगता है कि हम किसी चीज को, ऑब्वियस है नंबर्स में मापना बड़ा मुश्किल है, कहता है रैंकिंग वाइज साइंटिफिकली भी समझ में आता है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है जी, रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव द सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। और कॉम्बिनेशन बनाना दो गुड्स का ही क्या कहता है, नेचुरल सी बात है इंडिफरेंस कर्व। मैंने एग्जांपल भी दिया था जैसे फूड और क्लोथ। अब मुझे नेचुरल सी बात है, हाँ जी बताइए, मेरे को कपड़े दे दिए जाए और एक टाइम का खाना दे दिया जाए, कपड़े 12 दे रहे हैं, एक टाइम का खाना दे रहे हैं, अब कपड़े कम कर दिए, खाना ज्यादा कर दिया, तो सेटिस्फेक्शन लेवल तो सेम ही है, क्योंकि कपड़े कम किए उससे मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो गया, कम हो गया, बट जो खाना बढ़ गया उससे मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर आया या नहीं आया, आज था वहीं आ गया घूम फिर के मैं। हाँ जी बोलो भाई। होता है ना, हम घूमने जाते हैं, पापा मम्मी हमें कहें नहीं सिर्फ शॉपिंग कर लो उसके बाद घर चलते हैं, बताओ क्या होता है हिमांशु, हम क्या कहते हैं? ऐसे थोड़ी चलेगा, कुछ खा के चलेंगे सर। आगे चलेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा, पहले कहीं और रुकते क्या हैं, सर, कुछ खा पी के मुश्किल चलते हैं, मुश्किल से बाहर निकलते हैं, खाने मुश्किल के से लिए बाहर ऐसे। निकलते हैं, हम कहीं रुके, हाँ जी, कुछ खा पी हाँ जी लेते हैं। सर, अब ड्रेसेस दिलानी थी 4, दिला दी 3, काम चल जाएगा, हाँ जी सर, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो खा पी तो लिए। हाँ भी हाँ बच्चों, जी सर। क्यों भाई स्नेहा? हाँ भी बच्चों, सेल्फी खींच ली या नहीं खींच ली? मुस्कान बंसल सिंगला, हाँ जी बोलो। ऐसा होता है कि नहीं होता? सेल्फी खींच के सेटिस्फेक्शन मिल जाती है तुम्हें या नहीं मिल जाती है? बोलो। हाँ जी सिंगला दी, यस सर। मिल जाएगी ना। तो नेचुरल सी बात है, अगर अगर खाली कपड़े दिला दिए जाए और फूड ना खिलाया जाए बाहर का, तो हमें चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। हाँ भाई होगा ऐसा? नहीं चलने वाला। हम खा पी के भी आते हैं, तसल्ली करके आते हैं, आते हुए फिर आइसक्रीम भी हमारे हाथ में होती है या नहीं होती है? जल्दी बताओ यार। यस सर। आइसक्रीम होती है ना हाथ में, बिना आइसक्रीम के घर तब तक हम पहुंचते ही नहीं, हम आइसक्रीम हाथ में पकड़ के बैठे होते हैं। ऐसे ही हो रहा होता है। कई लोग तो वो बेचारे हाँ ले जी आते हो सर। मिश्री और सौंफ भी, पैकेट्स उठा के। कितने लोग लाते हो आज तक? यार ऐसा तो नहीं होगा तुमने ही नहीं उठाए सर, हो? वो सौंफ वाले जो पैकेट्स होते हैं ना कईयों के, अच्छे लगते हैं ना? वो सही अच्छे लगते हैं सर, तो वो अच्छे कई बार लगते हो हैं ना, जाता कई बार है। हाँ जेब में जी, डाल लेते हैं 1-2 फालतू। हाँ जी सर। सबके साथ होता है, वो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है हमारा, और कुछ नहीं होता। ऑब्वियस है, तो ये चीजें हैं। ऑब्वियस है, फूड और बढ़ा दिया जाए तो नेचुरल सी बात है क्लोथिंग और कम कर दी जाएगी, क्योंकि आप घूमोगे उसी क्राइटेरिया पे। घर वाले हमारे साथ यही करते हैं, एक चीज देते हैं दूसरी छीन लेते हैं, दूसरी देते हैं पहली छीन लेते हैं। खुशी ऐसा ही होता है, यस ऐसे ही करते हैं। एक चीज देंगे कहेंगे अच्छा दूसरी रहने दो, दूसरी दे देंगे कहेंगे पहली रहने दो। अरे भैया तुम वहीं घुमाते रहते हो, फिर बात तो वही आ गई ना, हम वहीं घूमते रहते हैं। तो ऑब्वियस है इंडिफरेंस कर्व में यही होता है। ऑब्वियस है, एक चीज कम होने पे, एक का सेक्रीफाइस करने पे दूसरी गेन हो रही है। अब समझ में आ रहा है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मतलब एक चीज को कम करना पड़ता है, दूसरी तभी बढ़ पाएगी। तो इसका जो ऑब्वियस है सेक्रीफाइस अपॉन में गेन जो मैं ले रहा हूं, इसको हम क्या कहेंगे बताइए? क्या कहेंगे बताइए? बताइए क्या कहेंगे इसको? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या कहेंगे इसको? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सेक्रीफाइस अपॉन में गेन। और पहले शुरुआत में हमें ऑब्वियस है इसका लॉस ज्यादा सहना पड़ता है, क्योंकि उस चीज को ला रहे हैं हम साथ में। और जैसे जैसे ये चीज और ऐड ऑन करते जाते हैं तो इसका लॉस क्या होता चला जाता है बताइए? कम होता चला जाता है। हाँ जी होगा या नहीं होगा ऐसा? अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको खाली फूड मिल रहा था, अब उसके साथ क्लोथिंग मिलने शुरू हो गए हैं, तो क्लोथिंग को एक बार आप नेचुरल सी बात है ज्यादा ले रहे हो, तो थोड़ा सा आपका ऑब्वियस है खर्चा ज्यादा होगा, पर फिर उसके बाद बैलेंस होता चला जाएगा, फिर वही चीज ऐड ऑन होती जाएगी। क्लोथिंग आपको कम सेक्रीफाइस, फूड आपको कम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसा हमेशा होता है बच्चों, जब एक चीज को बढ़ाएंगे तो नेचुरल सी बात है स्टार्टिंग में हमें खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, पर उसके बाद वो नेचुरल सी बात है बराबर आता चला जाता है। हाँ जी बताइए हिमांशु, जॉब लगी आपकी, बच्चा क्या लगी? जॉब लगी सर। जॉब लगी। जॉब लगते ही आपको फर्स्ट सैलरी मिली 80,000 की। ठीक है सर। अब फर्स्ट वन तुझे क्लोथेज इकट्ठे करने हैं, तेरा खर्चा ज्यादा ठीक होगा सर। या नहीं होगा? होगा सर। उसके बाद हर महीने 2-3 पैंट शर्ट और आती रहेंगी, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। क्योंकि ऑब्वियस है उसमें ऐड ऑन ही तो करनी है। हाँ जी सर। और पुराने वाली घिसेंगी भी कम, क्योंकि जब तेरे पास वो यस सर। 30-40 जाएंगी तो धुलेंगी कभी कभी, कभी कभी यस सर। डलेंगी, तो नेचुरल सी बात है उनकी घिसावट भी कम आएगी या नहीं कम आएगी? हाँ जी सर। हाँ, शुरुआत में जॉब में लगी तो बच्चा तेरे को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा ना ड्रेसेस इकट्ठी करने के लिए। यस 2 महीने तो ड्रेसेस इकट्ठे करने में लग जाते हैं बच्चों के। हाँ जी बोलो बच्चों, लगते हैं नहीं लगते हैं? पर अब 2 महीने के बाद क्या होगा? हर महीने 1-2-3 ड्रेस लेके काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा? बोलो। यस सर। तो सेक्रीफाइस लेवल कैसा हो गया? स्टार्टिंग में ज्यादा और उसके बाद कम आता जाता है। इसी वजह से कहता है एमआरएस डिक्रीजिंग नेचर का होता है। कैसा होता है? डिक्रीजिंग नेचर का। तो एमआरएस का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइस अपॉन में गेन। तो सेक्रीफाइस ऑब्वियस है स्टार्टिंग में ज्यादा, फिर कम होता चला जाता है। बताइए क्लियर? यहां तक एमआरएस याद आ गया सभी को?
और ड्यू Yes. टू डिक्रीजिंग नेचर ऑफ एमआरएस कैसा होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। यस। उसके बाद नो टू आईसी इंटरसेक्ट, मैंने बता दिया था 2 आईसी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताइए? एक आईसी सेम सेटिस्फेक्शन लेवल को दे रहा है, दूसरा आईसी उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा या उससे अलग देगा, कम देगा, पर दोनों कैसे कंबाइन कर जाएंगे जब सेटिस्फेक्शन लेवल तो सेम है? तो दोनों एक दूसरे को कट करके कैसे चले जा सकते हैं? मैं इस सेटिस्फेक्शन लेवल पे हूं, ए इज इक्वल टू बी, ए और बी दोनों सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे हैं, सी और बी एक जैसे लेवल पे सेटिस्फेक्शन लेवल पे, ए और सी ऑब्वियस है सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे तो नहीं है ना, बट ऑब्वियस है बी सेम पे है, डी और ई भी सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे नहीं है, बट बी और डी सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे है, बी और ई सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे, बट डी और ई तो इक्वल नहीं है, साफ दिख रहा है अलग अलग दिख रहे हैं ये, तो ऑब्वियस है जब अलग अलग है तो ये बराबर नहीं हो सकते ना, तो ए और सी कहता है बराबर नहीं है, उसमें ज्यादा है सी में, ए में कम है, तो नेचुरल सी बात है 2 आईसी कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, नेवर 2 आईसी कैन इंटरसेक्ट। हाँ जी, क्लियर, याद आया सभी को? और सेट ऑफ आईसी को क्या बोलते थे बताइए? इंडिफरेंस, बताइए क्या बोलते थे? मैप। यस, वेरी गुड। उसके बाद ऑब्वियस है आपके साथ क्या डिस्कस किया था मैंने? बजट लाइन, याद आया सभी को? Yes, sir. याद आ गया सभी को? बजट लाइन क्या होती थी? बजट लाइन हिंदी में बताना क्या होती थी? औकात लाइन। Yes, sir. औकात लाइन क्या होती थी बताओ जल्दी जल्दी? औकात लाइन सर जो टू वेरियस गुड्स की कॉम्बिनेशन को शो करती है हाँ, कि वो और मेरे कंज्यूमर पास कैसे नेचुरल सी बात खरीदता है है। 100 रुपए है, एक चीज का प्राइस 10 है, एक चीज का प्राइस 20 है, तो नेचुरल सी बात है दोनों को कॉम्बिनेशन लेके आना, और 100 रुपए में मैं जितनी खरीद सकता हूँ उतनी ही खरीद पाऊंगा। और इनडिफरेंस कर्व जब मेरे बजट लाइन को टच करता था, याद आया हो सभी को, तो वो क्या हो जाता था बताइए? क्या हो जाता था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। याद आ गया सभी को? और बजट लाइन के केसेस भी लिखवाए थे 8, क्या क्या थे जल्दी बता दो फटाफट? 8 केसेस होते थे बजट लाइन के, बताओ फटाफट। When price of both commodities increase. दोनों का प्राइस बढ़ता था तो आपके पास नेचुरल सी बात है आपका बजट लाइन कहाँ जाता था? लेफ्टवर्ड। जब दोनों का कम हो जाता था तो कहाँ चला जाता था? Rightward. राइटवर्ड। एक का बढ़ता था तो रोटेट हो जाता था ऊपर की साइड, अगर ऊपर वाला बढ़ रहा है, नीचे वाला बढ़ रहा है तो नेचुरल सी बात है नीचे की तरफ रोटेट हो जाता था। हाँ जी, याद आया सभी को? Yes, और sir. अगर नेचुरल सी बात है इनकम बढ़ जाती थी तो क्या होता था बताइए? इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा? बोलिए। राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड। और इनकम कम हो जाएगी तो कहाँ जाएगा? लेफ्टवर्ड। सारे केसेस लिखवाए थे, याद आ गया? उसके बाद हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटीज भी, याद आ गया? मुस्कान बंसल बताएगी 2 कमोडिटीज, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहा गया जिसे। मुस्कान बंसल रिपीट करो इसको, करो मुस्कान बंसल, कहाँ गए? रिप्लाई दो, कहाँ गायब हो गए? है मुस्कान बंसल क्लास में? यस सर। बोलो फिर, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या था? मेरे पास फॉर एग्जांपल प्राइस है 1000 वॉच का और यूटिलिटी कितनी आती है बच्चा? 2000। और प्राइस पिज्जा का कितना था? 200। और यूटिलिटी कितनी आती है? 400। तो 400। तो दोनों से यूटिलिटी कैसी आ रही है? पर यूनिट देखनी थी, क्या फॉर्मूला होता था? MUX अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स। और एक मोबाइल फोन 20,000 का खरीदा, उसकी यूटिलिटी 30,000 आ रही है, तो कैसे चेक करूंगा? यूटिलिटी अपॉन में प्राइस, तो 1.5। तो सबसे पहले कौन सी चीज खरीदनी चाहिए? ऑब्वियस है जिसकी यूटिलिटी ज्यादा आ रही है। ज्यादा किसकी आ रही है? दोनों की 2 आ रही है, तो दोनों में से या तो वॉच खरीद सकते हैं या पिज्जा खरीद सकते हैं। 2 कमोडिटीज दी हूं आपका कंज्यूमर के साथ, मैंने बताया भी था 10 रुपए दिए हुए, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स से मान लीजिए मुझे 10 की सेटिस्फेक्शन मिलती है, वाई से 9 की, तो पहले किसको खरीदूंगा? एक्स को। फिर दूसरा रैंक किसको दूंगा? वाई को। फिर दोनों में से जो बराबर होगा उसमें से भी देखूंगा, जो मेरे को सस्ता मिल रहा है वो पहले ले लूंगा। हाँ जी, याद आया सभी को? कराया था? खुशी, याद आया सभी को? क्लास में डिस्कस किया था, बताइए यस सब। सर। याद आ गया अच्छी तरह से? Yes, sir. अच्छी तरह से क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? No, sir. चलिए नो सर। अब करें क्वेश्चन स्टार्ट। सर स्पेशल केसेस फॉर ऑफ आईसी बताना एक बार, इंडिफरेंस कर्व स्पेशल केसेस ऑफ आईसी यहाँ लिखवाया हुआ है। इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। मैंने बताया था एमआरएस ऑब्वियस एमआरएस 0 नहीं हो सकता, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में ही एमआरएस क्या होगा? इक्वल टू 1 होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री में एमआरएस क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। सर वो आपने एग्जांपल मुझे समझ नहीं आया। हम एग्जांपल दिया था मैंने, सबको याद होगा, एग्जांपल दिया था, सबको याद होगा कि क्या था? हाँ, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, एक को छोड़कर दूसरी उतनी ही मिल जाती है, तो नेचुरल सी बात है जैसे आपके सामने टी और कॉफी अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, दोनों का प्राइस 10 रुपए है, टी को छोड़कर मैं एकदम कॉफी उतनी ही खरीद लेता हूँ, तो नेचुरल सी बात है एमआरएस 1 ही आता रहेगा। सेक्रीफाइस अपॉन में गेन अगर 1 है तो नेचुरल सी बात है एमआरएस क्या होगा? 1 ही होगा। अब समझ में आया?
यस सर, कॉम्प्लीमेंट्री वाला नहीं समझ आ रहा सर। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या है, अब मान लीजिए दोनों रिलेशन तो रखती नहीं है। अब बता, मैंने कार खरीद रखी है और साथ में पेट्रोल लिए जा रहा हूँ, बेवकूफ हूँ यार, कार की जगह मैं पेट्रोल थोड़ी पी जाऊंगा, तो एमआरएस तो जीरो ही रहेगा ना उसमें। अब समझ में आई? यस अब सर। बोल, तो उसमें Yes, मैंने sir. लिखा भी हुआ है कार की बजाय पेट्रोल थोड़ी पी जाऊंगा यार, कार चलानी है पेट्रोल लेके निकल लूंगा, पेट्रोल के ऊपर बैठ के चला जाऊंगा, चलो भी चल रही है पेट्रोल। हाँ जी बताइए। तो कॉम्प्लीमेंट्री केस में क्या होगा, एमआरएस क्या होगा, ऑलवेज 0 अलग अलग बनेंगे सर, एल कर्व। हाँ याद आया, बता रखा है मैंने। और बोलो। हाँ जी Yes, sir. रितु, आंसर मिल गया तेरे पॉइंट का? हाँ जी सर। मिल गया, यही पूछ रही थी तू? यस सर। क्लियर? मैं इसीलिए रोका था, मुझे पता था मुझे ये पूछने वाले आएंगे कोई ना कोई तो। हाँ जी, और बोलो, चले कराएं छोटे क्वेश्चंस? यस सर। चलो, ब्रेक तो नहीं चाहिए? सर एडवर्टीजमेंट वाला बता दो सर, एक मेरा जो आप कह रहे थे। हाँ जी बोलो। एक एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, ये बुक, पेज नंबर बोल बुक का। 2.15। ये रहा, या आईसीआई मॉड्यूल का है? सर यहीं का है सर, 2.15। 15, अच्छा। ये रहा, हाँ जी यही वाला। यस सर। हाँ जाओ, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। अब देखो, आप खुद सोच के देखिए, कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट किससे इंपैक्ट करती है, सेल्स से। यस सर। हाँ जी सब लोग, हाँ जी सब लोग ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को, आ जाओ सब, जाग जाओ फटाफट, बोलो भाई किससे इंपैक्ट करती है, सेल से। यस सर, अगर एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, थोड़ा सा यस सर बढ़ेगी सर। बढ़ेगी बढ़ेगी। सर। और अगर एडवर्टाइजमेंट कम करेंगे तो डिमांड क्या होगी, कम कम होगी। होगी। तो कहते हैं अगर एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि ऑब्वियस है, रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन डिमांड ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट। हाँ जी, तो फॉर्मूला बना सकते हो, क्या बनाओगे फॉर्मूला, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन में ओल्ड डिमांड, न्यू एडवर्टाइजमेंट माइनस ओल्ड एडवर्टाइजमेंट अपॉन में ओल्ड एडवर्टाइजमेंट। बताइए। सर यहाँ Value- पे एडवर्टीजमेंट का जो नंबर्स है वो उसके एक्सपेंसिव हैं। हाँ एक्सपेंसेस हैं बच्चों, अब क्लियर हुआ। हाँ भी वासु, मैं 100 रुपए एडवर्टाइजमेंट करता हूँ तो मेरा रिजल्ट डिमांड आती है 5, अगर मैंने 100 की जगह 200 कर दिया एडवर्टाइजमेंट, अब बता मेरी डिमांड बढ़ जाएगी? सर बट एक्सपेंस भी ज्यादा बढ़ रहा। एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, तो वो तो मुझे देखना है ना, मुझे कितना देखना है। अब समझ में आया? तो कहता है यस सर। हायर द वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट ग्रेटर द रिस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू द डिमांड। हाँ जी क्लियर है। और जिस चीजों पे एडवर्टाइजमेंट का इंपैक्ट नहीं आता वहां एडवर्टाइजमेंट डिमांड क्या होगी, 0। जिस चीज पे बराबर बराबर जितना एडवर्टाइजमेंट बढ़ाया उतनी डिमांड बढ़ तो क्या होगी, 1। अगर एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा किया डिमांड कम बढ़ी तो लेस देन 1। अगर एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा हो गया, खर्चा कम हुआ पर डिमांड ज्यादा बढ़ गई तो क्या होगी, मोर देन 1। बताइए, अब क्लियर हो गया? यस सर। अब याद रहेगा सबको, E इज इक्वल टू Yes, sir. 0, हाँ जी, इज इक्वल टू 1। और सर इसके जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स और बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, सर इसमें से बता दो सर, मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। कौन से वाला? सर ये मेथड्स नहीं ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, हाँ इसमें जी, सर लास्ट के 2-3 बताना एक बार। अच्छा कोई बात। हाँ जी बोलो, ये वाला कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। यस सर। तो कहता है कई बार एक बार ये सारी मेथड बता दो। यस सर, सारी बता दो सर एक बार। एक सेकंड, फिर मेरे को वापस लेने दो। हाँ जी, आ जाओ। सबसे पहले कहता है डिमांड फोरकास्टिंग के कौन कौन से मेथड यूज किए जा सकते हैं। सबसे पहला कहता है सर्वे, बायर इंटेंशन चेक कर लो कि क्या डिमांड आने वाली है, किस चीज की तरफ बायर का रुझाव ज्यादा जा रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आज की कोई कंपनी अगर सर्वे करने निकले क्या ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ज्यादा चलेंगे ना, सर्वे आ रहा है या नहीं आ रहा, बायर इंटेंशन है, सर्वे आ रहा है। बायर आज की डेट में बाहर निकलना ही नहीं चाहता। आप, मैं, हम लोग कितना को बाहर निकलते हैं मुझे बताइए? हम घर से बाहर निकले हुए 4-4 दिन हो जाते हैं, होते हैं नहीं होते बच्चों? यस सर। 4 दिन हो जाते हैं घर से गली के बाहर तक निकले हुए, गली भी अंदर नहीं घूमते हम, गेट तक ही रहते हैं 4-4 दिन तक, उससे ज्यादा नहीं बाहर जा पा रहे। जाते ही नहीं है क्योंकि कोविड का डर है, सबको डर लगता है। ना भी डर लगे तब भी मन नहीं करता, काम ही नहीं होता, कोई क्या करेंगे जाके, क्योंकि सब चीजें तो हर ऑर्डर कर जाती हैं।
तो कहीं ना कहीं बायर इंटेंशन देख लीजिए, अगर कंप्लीट इमोल्यूशन बायर से बात करके पता लग जाएगा, सैंपल सर्वे करवा लीजिए, उससे पता लग जाएगा, कुछ सैंपल चूज कर लीजिए, या एंड यूज किसका ज्यादा आ रहा है, ऑनलाइन का ज्यादा आ रहा है या मार्केट वालों का ज्यादा आ रहा है, आपको क्लियर ही पता लग जाएगा। अब समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ जी बताइए। Yes, sir. तो वो था कलेक्टिव ओपिनियन, सबका ओपिनियन इकट्ठा कीजिए, वाइड नेटवर्क सेल्स पर्सनल से पूछिए जो आपके पास काम करते हैं, वो बता देंगे आपको डिमांड किस चीज की ज्यादा आने वाली है, वो अपने आप बता देते हैं कौन सी चीज ज्यादा अच्छी चल रही है सर मार्केट में। आपका ये प्रोडक्ट मार्केट में फटाफट जब भी शॉपकीपर की शॉप पे पहुंचते हैं वो फटाफट कहता है इसका ऑर्डर नोट कर लो, दूसरे का ऑर्डर नहीं नोट करवाता, इसका मतलब वो बिकता कम है, जो ज्यादा बिकता है वो ऑब्वियस है वो हमारे पास उसका ऑर्डर ज्यादा आता है। अब क्लियर है यहाँ Yes, तक sir. दोनों मेथड? हाँ जी मुस्कान, यस सर। बाकी बच्चों देखो फटाफट। अब एक्सपर्ट ओपिनियन, हाँ जी बताइए, एक्सपर्ट ओपिनियन मैटर करता है? ऑब्वियस है, एक्सपर्ट्स जो कहेंगे कि अब मार्केट में ये आने वाला है और ये चीज ज्यादा रिलायबल है, वो भी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए काम करती है। कई बार एक्सपर्ट्स ही कह देते हैं ये चीज हेल्दी है, ये चीज हेल्दी नहीं है, तो नेचुरल सी बात है अपने आप ही कस्टमर्स उसकी तरफ है। अब लिफाफे क्या चलते नहीं है मार्केट में, मुझे बताना, चलते हैं ना? बट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, मत यूज करो इन बैग्स को, कहते हैं कि नहीं कहते हैं बताओ? ऑटोमेटिकली लोग अवॉइड करने लग गए ना, ऑटोमेटिकली करने लग गए, डिस्पोजेबल यूज करने लग गए, ऐसे बैग्स आने लग गए जो डिस्पोज हो जाते हैं। बहुत लोग हैं अवॉइड करते हैं, कैरी बैग घर से लेके जाते हैं कि चलो भी क्या फायदा, लिफाफे, और वैसे भी ऑब्वियस है लिफाफों से भी आजकल कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये प्लास्टिक सारा नुकसानदायक है। होता है कि नहीं होता बच्चों? हमारे यहाँ पर आपने नोटिस किया हो, कुरुक्षेत्र में किसी ने नोटिस किया हो, मिल्क की पैकेट्स आने की बजाय कांच की बॉटल्स आनी शुरू हो गई, देखा है किसी ने? देखा है? देखिए मिल्क की कांच की बॉटल्स मैंने बहुत जगह देखी है। देखो बच्चों बहुत जगह आ रही है। मेरी एक स्टूडेंट है उसकी बल्कि इवन फैक्ट्री है, वो उसने अभी भी पीछे बहुत सप्लाई देता है, वो मेरे को भी कई बार देखे गए, मतलब कांच की बॉटल्स में आती है पैकिंग अब मिल्क की। अच्छी बात है क्योंकि उससे क्या हो रहा है, मान लीजिए थोड़ा बहुत प्राइस ज्यादा होगा, वो बॉटल वापस चली जाती है, मतलब शॉपकीपर्स वापस ले लेते हैं, और वो अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन होके आती है। और प्लास्टिक सबसे बड़ा नुकसानदायक है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए भी हार्मफुल है प्लास्टिक। बहुत चलने लगी कांच की बॉटल, इवन पानी की बॉटल्स कांच की आ रही हैं धीरे धीरे। बट सर वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा सर, फिर उससे ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ खर्चे हाँ बहुत बट कई जगह चल सकता है ना, जैसे मिल्क छोटे एरियाज में सप्लाई होना है वहां तो चल जाएगा। अब ऐसे तो कोल्ड ड्रिंक भी तो आती है कांच की बॉटल वाली, अभी भी आ रही है, बहुत चलती है अभी भी। उसके बाद स्टैटिस्टिकल मेथड, हाँ जी बताइए। स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है? ट्रेंड प्रोजेक्शन करना, जैसे जैसे ट्रेंड्स जा रहे हैं। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? मतलब कोई चीज स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि 10 साल ये बिजनेस चलता है, 10 अगले साल चलता है, क्योंकि बिजनेस के ट्रेंड्स होते हैं बच्चों, हर बिजनेस का एक ट्रेंड होता है, कभी कोई बिजनेस ज्यादा अच्छा चलता है, कभी कोई बिजनेस अच्छा ज्यादा चलता है, ये तो फैक्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2000 के आसपास एमएनसीज इंडिया में बहुत आई, जैसे ही एमएनसीज आई क्या बीटेक की डिमांड नहीं बढ़ी? बहुत बड़ी। सीएस की डिमांड नहीं बढ़ी? बहुत बड़ी। एमबीएस की डिमांड नहीं बढ़ी? बहुत बड़ी। ये फर्क होता है, ट्रेंड है इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री हमेशा अपने ट्रेंड पे करती है। अब कभी इंडस्ट्री अगर डाउन जाएगी तो वो डिमांड्स उस टाइम के लिए डाउन आ जाएंगी, कुछ टाइम बाद फिर डिमांड उठेगी, नेचुरल सी बात है, इंडस्ट्री फिर मूव ऑन करेगी। तो ट्रेंड प्रोजेक्शन है इंडस्ट्री के, मतलब 10 साल एक इंडस्ट्री ने चलना है, 10 साल दूसरी ने चलना है। अब मुझे एक बात का आंसर दीजिए, क्या लॉकडाउन के बाद, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या लॉकडाउन के बाद तुम्हें लगता है सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चलेगी? बताओ। नो सर। आयरन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चलेगी? सीमेंट, आयरन जो चीजें बिल्डिंग मटेरियल बनाती हैं ओजस, कम चलेंगी ना? यस सर, कंस्ट्रक्शन कम होएगी। कम होएगी क्योंकि लोग घर घूर बनाने के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, घर ऑलरेडी बहुत बने पड़े हैं। अब बताइए, अगर ट्रेंड प्रोजेक्शन आ रहा है, आपके दिमाग में ही आ रहा है ट्रेंड, ऐसा ही ट्रेंड आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। बट अगर मैं यही बात करूं, मेडिकल बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? बताइए बच्चे। बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए क्योंकि मेडिकल बहुत ज्यादा, हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब हर पर्सन को अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए विद इन 1 ईयर, तो बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज अब कंट्रोल होंगे। कहीं ना कहीं लोग देखेंगे अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैट लेवल, हर चीज चेक होगी। इवन फॉर दैट लोग अपना मतलब प्रॉपर चेकिंग करके चला करेंगे। ये नहीं है कि चले जा रहे हैं अंधाधुंध 50 साल, उसमें से ऑब्वियस उसको कचरा बना दिया बॉडी को, बाद में वो ब्लास्ट होगी। हाँ जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रोजेक्शन सही है ट्रेंड की। कोविड के बाद देख लेना, मास्क अब कभी भी खत्म नहीं होगा। लगता है तुम्हें मास्क खत्म होगा कभी? हाँ जी, एनीबॉडी, किसी को लगता है मास्क खत्म हो जाएगा? नो सर। कभी नहीं हो सकता बच्चों। मुझे लगता है सर। लगता है मास्क खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। मतलब कैसे? सिचुएशन तो ठीक होगी सर। सिचुएशन ठीक हो जाएगी बच्चों, पर मास्क हमेशा कंपलसरी रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप जब भीड़ वाले एरिया में जाओगे आप डरोगे, अपने आप ही को मास्क लगा के जाओगे।
सर यूएस में तो सर विदाउट मास्क यार हो गया ना। यूएस ये देखो ना, बहुत बड़ी स्टेट्स है। आप ये सोचिए कि वहां पर एरिया कितना है। अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए, इंडिया जैसी मार्केट एक भी नहीं है। जो इंडिया का हालात है मार्केट के देख के मुझे लगता है कि यहाँ पर बिना मास्क के आप निकल सकते हो। कांट बिलीव, दिल्ली की किसी मार्केट में बिना मास्क के निकल नहीं सकते। यूएस में पता है वहां स्पेशली बोला जा रहा है कि मास्क मत लगाइए। मेरे कजन्स हैं, कुछ लोग हैं, मेरी बात होती है, वो कहते हैं मास्क मत लगाओ। मैंने कहा भैया इंडिया में निकल के देखो, तुम इंडिया में तुम जाके देखो, N95 चाहिए तुम्हें मास्क भी। शायद तुम्हारी शॉप से भी बिक रहे हो N95, बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं N95? लोग N95 लेके घूम रहे हैं। तो ठीक तो हो जाएगा सर। ठीक हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा, बट मास्क कंपलसरी रहेगा। कहीं ना कहीं मास्क, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है यार, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जापान में तो कई सालों से चल रहा है मास्क, पहले से चल रहा था। मतलब इतना बड़ा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जापान तो सर पोल्यूशन की वजह से चल रहा था। हर जगह, यहाँ थोड़ा है पॉल्यूशन। कमाल है यार, तुम पॉल्यूशन के तो मामले में इंडिया को कम मानते हो। चलो, पर यहाँ पे इतना नहीं था ना। इतना नहीं रहा अभी भी। अरे बहुत है, दिल्ली जैसे में बच्चों आधों को कोविड इसी वजह से हो रहा है। पॉल्यूशन सिटी है, एक एक फ्लोर पे आप ये सोचो, फिर 20 ऑब्वियस है, एरियाज है, बहुत ज्यादा दिक्कत है कई जगह। तो बॉम्बे, पुणे में, बैंगलोर में आप जाके देखो, 2 दिन में आपको खुद को ना चिपके ना कोविड, तो फिर क्या देगा, खुद ही चिपक जाएगा जाके। हालत वो हुई पड़ी। आप एक बार मेट्रो ट्रेवल कर लो, आप एक बार मार्केट ट्रेवल कर लो, बहुत बुरी हालत है। अभी भी केसेस कम नहीं हो रहे हैं। फ्रॉम लास्ट 1.5 month हम देख रहे हैं डेली केस बढ़ ही रहे हैं, उतने ही चल रहे हैं। हर रोज आ जाते हैं 3-4 लाख केस। उसके बाद आता है ग्राफिकल मेथड। हाँ जी बताइए, ग्राफिकल क्या है? बताइए। ग्राफ्स के जरिए बना के हम दिखा सकते हैं, ऑब्वियस है, हमें मेथड से पता लग जाता है। हाँ जी, इक्वेशंस, रिग्रेशन। बच्चा ये अभी ना वासु हमने पढ़ना है अभी, तो ये हम ना स्टैट्स में पढ़ेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस, मुस्कान सिंगला पढ़ा हुआ है ना रिग्रेशन एनालिसिस? क्या पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है? वो कोएफिशिएंट्स का रिलेशन देखते वो हैं कैसे क्या रिलेशनशिप इम्पेक्ट देखना कर है रहा एक्स है। और वाई का, तो वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, पढ़ा हुआ है ये तो। और उसके बाद आता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। बताइए, आप मार्केट की डिमांड को एक्सपेरिमेंट्स के जरिए भी चेक कर सकते हो। आप एक्सपेरिमेंट कर करके देख सकते हो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या आ रहा है, मार्केट की कंडीशंस क्या है। आप एक चीज को निकाल के देखो, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है मार्केट, अगर वो नेगेटिव जा रही है, आप दूसरी निकाल दो। आपने देखा होगा पहले नॉर ने सूप बनाए, अब नॉर ने पास्ता सॉस भी बना दिया, देखिए किसी ने, और उसका पिचकू पैक निकाला सिर्फ। देखा है करण जौहर की एड आती है, हाँ भाई, देखा है सभी ने, और पिचकू निकाला उसका, बड़े पैक में नहीं निकाली, ताकि वो पिचकू से पता लग जाएगा। अगर लोगों को अच्छी लगेगी पास्ता सॉस तो बड़ी भी आ जाएगी, अगर नॉर की पास्ता सॉस अच्छी नहीं लगी तो पास्ता वो हट जाएगी। तो वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, उतना बना के देख रहे हैं, ताकि अगर चलेगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं चलेगा तो वापस आ जाएंगे। हाँ जी, बैरोमेट्रिक मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। हाँ जी, आप लोगों ने मेट्रोस ट्रेवल किया है, सबने ट्रेवल किया मेट्रोस। आप देखो मेट्रोस में क्या होता है, आप जब वहां बड़ी बड़ी एलईडीज लगी होती हैं, एयरपोर्ट्स ट्रेवल किया होगा, बड़ी बड़ी एलईडीज लगी होती है। हाँ भाई अर्पित, क्या देख के आया तू, एलईडी देख के आया अभी? कब कहाँ पे? अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कोई एलईडी नहीं लगी हुई ना, नहीं लगी थी। अच्छा, गोवा थी ना, गो तो सस्ता सस्ता सा था। अच्छा अच्छा, कोई एलईडी नहीं थी। चल IGT3 देखियो, गुड़गांव में मिलती है, हर जगह आपको मिलेगी। तो एलईडीज लगी, थी। हाँ थी ना। तो एलईडीज लगी होती है, उसमें एड्स चल रही होती है बड़ी बड़ी, उसके नीचे बैरोमेट्रिक भी लगी होती है। वो एब्जॉर्ब करते हैं कि कितने लोगों ने इसको देखा, कितने लोगों को ये पसंद आया मेथड, क्या डिमांड है, किस चीज की डिमांड है। आजकल देखते हो हर ऐड किसके ऊपर आती है, छोटे बच्चों की ऐड बना देते हैं या नहीं बना देते हैं, बताओ। हाँ जी वासु, बना देते हैं कि नहीं बना देते हैं? अमेज़न ने ऐड निकाली थी अपनी दुकान, छोटे बच्चों की थी, बहुत सारे फ्लिपकार्ट ने एड्स निकाली, वो देखते हैं बच्चों से, लोग अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होते हैं तो नेचुरल सी बात है, उनका डिमांड फॉरकास्टिंग ज्यादा पता लगती है। आजकल बच्चों वाली आइटम्स, ये सब चीजें बहुत चल रही हैं। चलती हैं कि नहीं चलती है अर्पित? शॉप पे सबसे ज्यादा कौन सी आइटम्स बिकती हैं, किड्स से रिलेटेड बिकती हैं कि नहीं बिकती हैं? हाँ भाई, ध्यान नहीं दिया, कमाल है, बिकता ही आजकल माल सबसे ज्यादा किड्स का है, क्योंकि लोगों को पसंद आता है। चले आगे। हाँ जी वासु, डन, चले, चलो भाई अब आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो क्वेश्चन रह जाएंगे, टाइम बहुत हो गया। आधों को तो नींद आ जाएगी बेचारों को। ब्रेक तो नहीं चाहिए, बोलो फटाफट आंसर, आंसर दो भाई, किसी को चाहिए या नहीं चाहिए? नो सर। स्नेहा का रिप्लाई नहीं आ रहा, वो सोई हुई है। स्नेहा, यस सर। ब्रेक चाहिए? हाँ जी सर। कितनी देर का? ये देखो, दे दो आप जितना दो। जितना दे दो। बाकी बच्चों, खुशी चाहिए, साक्षी चाहिए,
No, sir. कमाल है, एक ही बच्चे को चाहिए, बाकी को चाहिए ही नहीं। हमें अंकित, पीयूष, दे दो। आशीष कह रहा दे दो। ये कुछ बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर दे दो यार, सर दुखी कर लिया आपने। 5 मिनट का चलो ब्रेक दे रहा हूँ। 12:42 हुए, 12:50 पे पूरी स्टार्ट करते हैं। चलो 12:50 पे पूरे स्टार्ट कर दूंगा।